हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हमारे फेवरेट गेस्ट प्रोफेसर इश्तियाक अहमद मौजूद हैं। कई आर्टिकल्स और बुक्स के मुसन्निफ हैं। आप ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में इनकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इनकी बहुत सारी मार्कतुल आरा किताबें हैं, जिसमें से कुछ किताबें मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एक है इनकी पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट। ये पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान में पावर किसके पास है और सबसे बड़ी बात ये है क्यों है। तो इस बुक से सवालात सीएसएस के इम्तिहान में भी आ चुके हैं। तो अगर आपकी ऐसी इंक्लिनेशन है तो ये बुक फिर भी आपकी लाइब्रेरी का पार्ट लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद एक और बुक पे आते हैं, वो है पंजाब द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस। ये बेसिकली तो एक दुख भरी दास्तान है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे रिलीजियस डिफरेंसेस को जो रूलिंग एलिट्स थे जिनके पास पावर थी, उन्होंने उसको उभारा। और वही कम्युनिटीज जो भाईचारे पर मबनी थी एक दूसरे की जानी दुश्मन हो गई। और एक खास बात जो मैंने सीखी वो ये है कि पंजाब बंटवारे के मजालिम का आगाज वेस्ट पंजाब से हुआ। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो कि हमें सोचनी चाहिए कि ये बेसिकली मुस्लिम लीग के ही कुछ ऐसी उन्होंने उभारा और यहाँ से स्टार्ट हुआ। और जो इनिशियल न्यूज थी वो दिसंबर 1946 और मार्च अप्रैल 1947 से आनी शुरू हो गई थी कि सिखों और हिंदुओं पे मजालिम शुरू हो गए और ये लोग मैस माइग्रेशन शुरू हो गई है। फिर मुसलमानों की तरफ से जो माइग्रेशन स्टार्ट हुई थी वो कहीं लेट जाके हुई। तो अगर आप क्रोनोलॉजी को देखें तो उस वाइज भी स्टार्ट जो है वो वेस्ट पंजाब से हुआ था। तो ये एक बहुत खास चीज है। अब इसमें हम ब्लेम गेम की बात नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने फ्यूचर को देखना है कि ज्यादती दोनों तरफ से हुई। तो ये चीज मैंने सीखी। अच्छा, उसके बाद उनकी एक और मास्टरपीस है, वो है जिना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड द रोल इन हिस्ट्री। अब मोहम्मद अली जिना के साथ फेलियर का वर्ड यूज करना ये तो पाकिस्तान में बर्दाश्त ही नहीं किया जाता। लेकिन ठंडे दिमाग से ये बुक भी पढ़ने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं तो फाउंडेशन में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जो कि शायद इतनी एक्सट्रीम पे ना होती तो शायद पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर होते। तो ये बुक भी आपकी लाइब्रेरी का पार्ट होना चाहिए। फिर इनकी एक और बुक है स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्पररी साउथ एशिया। तो इसमें अमंग अदर थिंग्स एक तो रोल ऑफ रिलीजन वगैरह भी आप देखेंगे और आप रूलिंग एलीट के तरीकेकार भी देखेंगे कि किस तरीके से रूल करते हैं। ये तो सारी बुक्स में ही है। लेकिन खालिस्तान मूवमेंट वगैरह उसके अगर कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप इंटरेस्टेड हो तो ये बुक भी आपके लिए है। बाकी आप इनके चैनल से मुस्तफीद होते ही रहते हैं, इनकी वीडियोस आती रहती हैं और सर इज वेरी काइंड इनफ के वो रेगुलरली अपडेट हमें करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी तरह मुताले पाकिस्तान स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा था मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पे और आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि एक दफ़ा आप सर की बुक्स पढ़ें, सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देखेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान के रहने वालों के लिए नहीं है। जो लोग पाकिस्तानी या बाहर रहते हैं, जो हमारी इंडियन ऑडियंस है, अगर वो कहीं हमें सुन रहे हैं तो डेफिनेटली वो सर की बातें सुनते हैं और सारा कुछ। तो ये सबके लिए है। तो हम जो है हम जब अपनी हिस्ट्री को सही तरीके से देखेंगे नहीं तो समझेंगे क्या चीज़। तो आज का सेशन जो है हमारा, उसमें सर से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि सर उन बुक्स का बताएं जिन्होंने सर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और सर की करंट लाइब्रेरी को तो हम उसका अहाता कर ही नहीं सकते, क्योंकि सर जिस तरह के स्कॉलर हैं, सर की जो है ना, सर की रीडरशिप में वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होंगी, तो वो सारी तो कवर नहीं हो सकती एक प्रोग्राम में। तो उसके लिए तो हमें एक और लाइफ टाइम चाहिए। तो सर हमें कुछ बुक्स का बताएंगे जो कि सर की करंट लाइब्रेरी में है और सर ने उनसे क्या सीखा और क्या हम आजकल के दौर में क्या उसको पढ़ के हमें क्या मिलेगा। तो ये आज पूरा बुक सेशन है जो कि सर ने सर बहुत काइंड है कि सर इसके लिए एग्री किया सर ने। सर अब फोरम अब आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप उन हमारे नौजवान एकेडमिक्स में हैं जिनमें मुझे यकीन है कि सच की तलाश और हिम्मत सच बोलने की ये कंटिन्यू करती रहेगी। कुछ तो सोशल मीडिया ने ये मुमकिन कर दिया है
जाहिर है इस जरिए से गालियां भी बहुत पड़ती हैं फेसबुक, ये आपके वीडियोस पे ये वो, क्योंकि नफरतें इतनी ज्यादा हैं। बट इफ यू बिलीव, देखें दो असूल हैं कि गॉड इज ट्रूथ एंड द सेकंड इज ट्रूथ इज गॉड। तो गॉड इज ट्रूथ को तो मैं मानता नहीं, क्योंकि हर मजहब अपनी क्लेम कहता है कि ये सच्चे हैं, बाकी जो हैं गलत हैं, या वो कहीं एक और राह पे निकल गए हैं, वट एवर द एक्सप्लेनेशन। सच की तलाश जो है ना वो होनी चाहिए एविडेंस बेस्ड। सो दैट्स माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो सेकंड फलसफा मैंने जिंदगी में से, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो कोई आपकी अपनी एक साइकोलॉजिकल थियरी तो होती है ना, व्हाई डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, ये चॉइस है ना आपके पास। तो वहां पे एक जर्मन फिलोसफर है इमैनुअल कांट, उनका प्रिंसिपल है द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जिसका मतलब है कि आई शुड नॉट ट्रीट अदर्स इन अ वे आई डोंट वांट देम टू ट्रीट मी। ये इस अगर आप ये सोच लें कि मैं दूसरे के साथ ऐसा सलूक ना करूं जो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ करे, तो आप हर इंसान को उसकी इंसानियत, उसकी डिग्निटी, उसकी कदरें जो भी हैं उसका आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सो ये कहाँ मैंने सीखा, कैसे मैंने सीखा, क्या मुझे ये खान मेरे फैमिली में से मिला था, या आई फाउंड माई ओन वे, ये एक बड़ी लंबी कहानी है जिसका मुझे खुद भी पता नहीं कि चैप्टर कैसे शुरू हुआ कैसे नहीं शुरू हुआ। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट स्कूल, सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर, ये उस जमाने के जो प्रेस्टिजियस स्कूल थे ना, जो अंग्रेजों के दौर में बनाए गए थे, उनमें से एक था। एक सेंट एंथनीज हाई स्कूल ऑन लॉरेंस रोड, एक कैथीड्रल स्कूल ऑन हॉल रोड, मैक्लोड रोड, और फिर एचएसएन कॉलेज जो चीफ्स का था, जहाँ पे इमरान खान साहब पढ़े, यू नो, ये है। एंड देन देयर वर मेनी अदर स्कूल्स, मॉडल मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल एंड सो ऑन, जो कि उर्दू मीडियम के थे। सो उस जमाने में हमारी अपनी स्कूल की लाइब्रेरी होती थी। और इफ यू आर फेमिलियर विद लाहौर, तो माल रोड लाहौर जो है ना, सेंट्रल माल रोड पे, वहां पे अमेरिकन सेंटर होता था और ब्रिटिश सेंटर होता था। सो वन कुड गो एंड बोरो बुक्स फ्रॉम देयर एज वेल। उस जमाने में ये ना टीवी था ना इस किस्म की चीजें थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड 50s ऑनवर्ड्स। आई एम नाउ 75। तो दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर आपने कुछ सीखना है तो यू हैड टू गो एंड डू इट द हार्ड वे, किताबें पढ़ें एंड सो ऑन। जाहिर है एट अ वेरी यंग एज आपकी इमेजिनेशन जो है उसमें यू आर लुकिंग फॉर थ्रिल, मिस्ट्री एंड सो ऑन। तो बेतहाशा किताबें हैं, द रैट-a-tat मिस्ट्री और ये और वो। सो आई यूज्ड टू रीड दोज बुक्स। देन इफ आई वर टू चूज के कौन सी किताबों ने आज तक मेरे पे असर किया है, तो स्ट्रेंजली इनफ मैंने देखा है कि जो मैं लॉजिकल अपनी आर्ग्यूमेंट करता हूँ ना, एंड व्हेन आई लुक फॉर एविडेंस, तो मुझे लगता है कि शर्लॉक होम्स जो एक डिटेक्टिव सर आर्थर कॉनन डॉयल ने क्रिएट किया था, द फर्स्ट प्राइवेट डिटेक्टिव, आई हैव रेड ऑल हिज स्टोरीज, एंड आई थिंक समवेयर इन माय वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, दैट्स हाउ आई लुक अराउंड फॉर एविडेंस। और इसीलिए मैं नई चीजें लेके आता हूँ जो बाकी जो पुराना होता है ना नैरेटिव, वो उनको क्वेश्चन कर देता है। सो somewhere I must be grateful to Sir Arthur Conan Doyle who created Sherlock Holmes. साथ साथ अगर हम लिटरेचर में आए तो this book I have found very useful. I keep quoting from it. ये है the complete works of William Shakespeare. Unfortunately मेरी उस जमाने में एजुकेशन जो है ना, हमारे स्कूल में उर्दू होती थी, but nobody paid much attention to it in the 50s, maybe even in the early 60s. So I just learned to read, but writing मेरी पावर उर्दू की जो है ना बेहद कमजोर है। लेकिन पढ़ मैं हर किस्म की चीज लेता हूँ। और
लोगों को अगर मैं बताऊं ना तो वो उन्हें कभी यकीन नहीं होता कि आई एम नॉट वेरी कन्वर्सेंट इन उर्दू, क्योंकि आई कैन स्पीक वेरी वेल। वो सुन सुन के भी तो आदमी सीख जाता है ना। सो दीज आर द बुक्स जो कि प्री एकेडमिक है, ठीक है। उस जमाने में यहाँ व्हेन यू आर वेरी यंग यू आर ऑल्सो एक्सट्रीमली रोमांटिक, यू थिंक अबाउट गर्ल्स एंड ऑल, तो वो भी बहुत लिटरेचर मैंने पढ़ा है। हाँ जी, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। मैं इस सब बकवास के खिलाफ हूं जो कि हर बंदा एक निकाब पहन के और अपने आप को छुपा के रखता है। आई एम नॉट मीनिंग इट लिटरली, आई मीन इट इंटेलेक्चुअली। हाँ जी, वैसे तो आप जो मर्जी कपड़े पहने, जो मर्जी करें, दैट्स नॉट माय बिजनेस। मैं कहता हूं दो चेहरे नहीं होने चाहिए, एक ही बंदे का चेहरा होना चाहिए। सो दैट्स द फॉर्मेटिव फेज। जब मैं एकेडमिक दुनिया में आया तो जिन किताबों ने मेरे पे असर किया, सवाल ये था कि इफ देयर इज अ गॉड, हाउ कम देयर इज सो मच पॉवर्टी, सो मच इनजस्टिस, सो मच अब्यूज ऑफ पावर। तो मैंने इस्लामिक लिटरेचर भी बहुत पढ़ा, मौलाना मौदूदी को पढ़ा और उनकी सारी जो मेजर किताबें हैं उन्हें पढ़ा, और गुलाम अहमद परवेज को पढ़ा। ये दो ऑथर थे उस जमाने के जिनका लोगों पे बहुत असर था। मौदूदी साहब इस्लामिक, आप कह सकते हैं, फंडामेंटलिस्ट सोच रखते थे, और गुलाम अहमद परवेज एक इस्लामिक थ्योरी ऑफ सोशलिज्म के हामी थे। बट बोथ वर कन्विंस के जो कुछ कुरान शरीफ में है और वट वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल है एंड ऑल दैट। सो लेट्स से part of my inquiry was to find out for myself कि what is Islam, and क्योंकि once you are born a Muslim you have no choice but to look inwards and find out कि ये क्या है। मैं किसी हिंदू के घर में पैदा हो जाता तो यकीनन मैं हिंदुइज्म में उसकी सर्च करता, या किसी सिख के घर। सो इसे मैं सिर्फ इत्तेफाक समझता हूँ। बट इस इत्तेफाक को फिर मैंने पूरा, वो क्या कहते हैं, डिटेल में स्टडी भी किया, और मेरी डॉक्टरल थीसिस जो है वो बेसिकली इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान में जो बहस है ना कि पाकिस्तान को इस्लामिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए, वो क्या है। तो लेट मी शो यू माय बुक जो इस टॉपिक पे है। ये है मेरा डॉक्टरल थीसिस जो बाद में पब्लिश हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एन एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान, जहां मैंने एक स्केल बनाया 9 का, उसे कहते हैं कंटिन्यू। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि सारा कुछ जो है दुनिया के मुतल्लिक वो कुरान में और पता नहीं हदीस में दे दिया है, तो नए कानून की तो जरूरत ही नहीं है, जस्ट फॉलो व्हाट इज रिटन देयर। और दूसरे एक्सट्रीम पे थे जस्टिस मुनीर, जिन्होंने कहा कि जी रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि whenever I instruct you about the spiritual world, follow me. But when it is the this real world, ये दुनिया जो है, then I am just a human being like all others. तो वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि इस्लाम में सेकुलरिज्म भी मुमकिन है। आई हैव लुक्ड एट द होल डिस्कशन। ये मेरी पहली क्यूरोसिटी थी टू फाइंड आउट कि यार ये व्हाट इज दिस होल डिबेट अबाउट। और सवाल ये था, कैन एन इस्लामिक स्टेट बी अ डेमोक्रेसी in the modern sense, and the thesis concludes कि it can't be। अगर आपने इस्लामिक स्टेट होना है या कुछ होना है तो वो एक और किस्म की स्टेट होगी, उसमें आप ठीक है इंसाफ के तकाजे भी हो सकते हैं, माइनॉरिटीज के राइट, औरतों के राइट, सारा कुछ होगा। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट है उसके अंदर मजहब का और रियासत का कोई रिश्ता नहीं है, हर इंसान के इक्वल राइट्स हैं, बल्कि जो कमजोर हैं उनके आप राइट्स ज्यादा बढ़ा दें ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। सो इट्स द अदर वे अराउंड। और मैंने कहा कि ये जो है ना सारा डिबेट ट्राइंग टू प्रूव के इस्लामिक स्टेट इज आल्सो डेमोक्रेटिक इज ओनली पार्शली कन्विंसिंग। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न सेंस। मॉडर्न सेंस की डेमोक्रेसी में द स्टेट एंड रिलीजन मस्ट बी केप्ट सेपरेट, laws should be based on evidence and latest information about human psychology, about crime and all that. But that is not to deny
कि इस्लाम ने एक पूरा सिस्टम ऑफ लॉ दिया जो मेडिवल तकाज़ों के एतबार से खासा उसके अंदर इंसाफ भी है, लेकिन मॉडर्न दौर में मेरे ख्याल से उसमें डिफरेंशिएटेड राइट्स हैं। औरतों के कम राइट हैं, माइनॉरिटीज के तो बिल्कुल ही कम राइट्स हैं। एंड सो दैट्स द कंक्लूजन ऑफ माय डॉक्टरल थीसिस। साथ साथ जब मैं ये मजहब भी कर रहा था तो मैं जो रैशनल फलसफा है उसकी भी मैंने स्टडी की। तो बर्ट्रैंड रसल की जो है ना किताब, 2 किताबें हैं, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, उसने कहा है कि यार ये मजहब का कोई फंक्शन नहीं है मॉडर्न दौर में जब आप इंसानियत को अपना लेते हैं। बाकी सब चीजें जो हैं वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का हिस्सा है, बट दे हैव नो प्रैक्टिकल वैल्यू, ओनली यू क्रिएट प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर उनकी एक और किताब है द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, वो एक बहुत जबरदस्त किताब है। जो लोग फलसफे में इंटरेस्टेड हों वो उसे जरूर पढ़ें कि वेस्टर्न फलसफे की एवोल्यूशन क्या है। साथ साथ मुसलमानों के फलसफे में भी जो है ना स्टडी, वो भी मैंने साथ साथ की, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट बल्कि इमाम गजाली और इब्ने रुश्द के अंदर जो डिबेट है। मतलब गजाली का कहना है कि जहां रेवलेशन, यानी रेवलेशन क्या होती है यार, रेवलेशन इज वही, जहां वही आ जाती है, वही आ जाती है, वहां अकल जो है वो नाकिस मानो और वही जो कहती है उसको फॉलो करो। दिस वाज 12th सेंचुरी इमाम गजाली। लेकिन 13th सेंचुरी में सेविल स्पेन के अंदर एक थे इब्ने रुश्द, उन्होंने कहा बिल्कुल इसके बरक्स कि अगर फलसफियों की बात हो, फिलोसफर्स की, और कुरान के अंदर तजाद हो तो आप कुरान की आयतों को एज अ पोएट्री इंटरप्रेट करें, मेटाफोरिकली, और जो फलसफा कह रहा है उसको फॉलो करें। तो हमारा कई लोगों का ख्याल है कि अगर इब्ने रुश्द हैड बिकम द आइडियोलॉग ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज, तो बजाय कि वेस्टर्न वर्ल्ड आगे निकल जाता है शायद मुसलमान ही लीड करते। इमाम गजाली का ये असर हुआ कि अकल, तहकीक, क्रिटिसिज्म की जो जरूरत है इल्म को रिफाइन करने के लिए, नया इल्म लाने के लिए, उन सारों पे दरवाजे रख दिए गए। और मैं तो कहता हूं इकबाल इज एक्चुअली अ कंटिन्यूएशन ऑफ गजाली, क्योंकि इकबाल भी तो यही कहता है ना कि जहां रेवलेशन आ जाती है वहां सेकुलर सोच, क्योंकि वो इंसानों की सोच होती है तो वो नाकस होती है, और जो डिवाइन सोच होती है वो तो उसमें तो एरर हो ही नहीं सकता। नाउ दैट इज एन इंटरेस्टिंग, क्या कहना चाहिए, प्रोपोजिशन, बट इट्स अ प्रोपोजिशन दैट यू हैव टू बिलीव, यू कांट प्रूव इट। ठीक है ना? तो जो चीज प्रूव नहीं होती वो फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज जस्ट अ बिलीफ। वो क्रिश्चियंस का भी हो सकता है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका हो सकता है। सो फलसफे में फिर मैंने बहुत स्टडी किया, और फिर व्हेन आई केम टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद, वहां पे हमारे जो टीचर थे प्रोफेसर खालिद महमूद, उन्होंने बहुत मुझे इंस्पायर किया और उन्होंने मुझे मार्क्सिज्म की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई, और मैंने फिर मार्क्स को और लेनिन को और स्टालिन को, इनको बहुत डिटेल में पढ़ा। मैं सोच रहा था कि वो किताबें शायद मैं यहाँ आज ले आऊं, लेकिन क्योंकि यू नो आई एंड माई वाइफ नाउ, हमारे दोनों बेटे तो अपने अपने घर में हैं। वी लिव इन अ 2 bedroom फ्लैट, और मेरा जो कमरा है ये छोटा सा है। इसमें भी झगड़ा रोज होता है, क्योंकि मेरे बेड के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा किताबें पड़ी हैं और हर जगह पे होती हैं, एंड दे कंटिन्यू माउंटिंग अपॉन वन अनदर, क्योंकि जगह मेरे पास बहुत कम है। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं जिन, वो अकेली रहती हैं, शी इज नाउ अ विडो, तो उनका जो है ना नीचे स्टोर है जहां पे मैंने बॉक्सेस में अपनी वो सारी किताबें रखी हुई हैं जो मैं आज आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है? सो एनी हाउ, फिर एक किताब आई थिंक आई वुड लाइक टू, आप लोग जो इस्लाम में इंटरेस्टेड हो ना, ये भी जरूर देखें, द डिक्शनरी ऑफ इस्लाम
बाय टीपी ह्यूज। और अरबों की अगर हिस्ट्री लेनी है तो अरबों की बेस्ट हिस्ट्री मुसलमानों ने नहीं लिखी बल्कि अरब क्रिश्चियन ने लिखी है। क्या है यार, एनी हाउ, वो है हिट्टी की द हिस्ट्री ऑफ द अरब्स, और ये सेकंड है एल्बर्ट हुरानी की अरबिक थॉट इन द लिबरल एज। ये लेटर पीरियड की किताब है। जो क्लासिकल किताब है यहाँ पे कहीं पड़ी हुई है, बट आई डोंट नो वेयर आई हैव प्लेस्ड इट, वो है फिलिप के हिट्टी की किताब द हिस्ट्री ऑफ द अरब्स, अ बेटर बुक ऑन द अरब्स एंड स्पेशली द मुस्लिम पीरियड आई डोंट नो ऑफ। हालांकि उसके बाद बहुत किताबें आई हैं। फिर अगर आपने देखना है कि आइडियाज कहाँ से आते हैं, हाउ आइडियाज इन्फ्लुएंस सोसाइटी, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक, आइडियाज बाय पीटर वॉटसन, अ हिस्ट्री फ्रॉम फायर टू फ्रॉइड। यानी शुरू से लेके लोगों ने कैसे दुनिया को देखा, क्या सोचा, क्या क्या फलसफे इमर्ज किए और उनका असर सोसाइटी पे क्या हुआ। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने सिखाया था कि कार्ल मार्क्स से पहले जितना भी फलसफा है ना, वेस्टर्न एंड इस्लामिक एंड डेफिनेटली हिंदू, वो यही है कि इनइक्वालिटी इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सम पीपल आर बॉर्न सुपीरियर, सम पीपल आर नॉट। सो जो सुपीरियर हैं वो हाकिम हो जाएं और जो इंफीरियर हैं वो उनकी बात माने। ये आप प्लेटो से शुरू करें तो तकरीबन 19th सेंचुरी तक यही सोच थी। मार्क्स ने आके ये सारी सोच को ही टर्न्ड इट अपसाइड डाउन। उसने कहा कि ना कोई दुनिया के अंदर कोई पीपल आर, जिस भी पोजीशन में उन्हें डाल दें वो वहां मजबूरन वहां पर ही होते हैं, और रूलिंग क्लास मजहब को इस्तेमाल करती है, कल्चर को करती है, फलसफे को इस्तेमाल करती है, जो जो होना ओप्रेस्ड क्लासेस, उनको यकीन दिलाने में कि यही तुम्हारा हक है, यहाँ ही तुम बैठो। और मसलन के औरतों को ये कम अकल होती है, या पता नहीं ये इमोशनल ज्यादा होती हैं, मर्द ज्यादा रैशनल होते हैं, ये सब ऑल रिलीजन सीम टू सजेस्ट दैट। सो उसने कहा ये सब is questionable. Human beings started from, उसने डार्विन को किया, आई मीन चार्ल्स डार्विन का मुझे जिक्र करना चाहिए। आई विल डू दैट इन अ मोमेंट वंस आई एम फिनिश्ड विद मार्क्स। सो मार्क्स ने यह सिखाया कि जो भी सोसाइटीज आज तक इस्टेब्लिश हुई हैं उसके अंदर क्लासेस का स्ट्रगल जो है वही तब्दीली लाता है, तो आप एक बेहतर दुनिया भी बना सकते हैं। मैं समझता हूँ आज की जो दुनिया है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड की भी, उसमें मार्क्स का बहुत असर है। हालांकि जो मार्क्सिज्म को कम्युनिज्म के तरीके से इस्तेमाल किया गया वो फेलियर है, नो डाउट, सो वी हैव टू एडमिट इट। जो चीज उसकी आगे आई वो ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू फ्रीडम एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी। तो वो मैं कहता हूँ स्वीडिश जो है सोशल डेमोक्रेसी, वेस्टर्न वेलफेयर स्टेट, इवन इन अमेरिका जो कि अभी तक बहुत स्ट्रांगली कैपिटलिस्ट है, वहां पे भी वेलफेयर है। और हमारी सोसाइटीज में भी वेलफेयर का तो एक है ना, जितनी भी गरीब हैं। लेकिन जिस तरह कोविड हुआ है तो ये स्टेट नहीं जाके सबको टीके लगाए हैं ना, पहले दौर में तो कुछ नहीं था होता। पहले जमाने में लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे, 2-3 सर्वाइव करते थे, बाकी मर जाते थे, बिकॉज बेसिक हेल्थ नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं थी। हाँ जी, उसका जो नॉन जो बुरा असर हुआ है कि पाकिस्तान में उन लोगों ने बच्चे बनाने की ना मशीनें बना दी हैं। सो दिस इज ट्रू, आई मस्ट स्पीक अ लैंग्वेज व्हिच इज शॉकिंग बट इज ट्रू टू द फैक्ट्स। In 1947, West Pakistan was 33.9 million. Today it is 226 million. So how many times has it multiplied? You can well imagine. जहां जहां औरतों को एम्पावरमेंट नहीं दी जाएगी और एजुकेशन नहीं दी जाएगी, वहां वहां बच्चे पैदा करने का ही एक तरीका है, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग फैमिलीज हैव एज रिक्रिएशन, इफ यू वांट टू कॉल इट। जहां लोग पढ़ लिख जाते हैं तो एक और किस्म की फैमिली पैटर्न इमर्ज करती है। आई
थोड़ा सा मैं जो इस सारी सोच को प्रेजेंट करना चाहता था उससे थोड़ा सा मैं हट गया हूँ, क्योंकि सोशल कंसर्न्स भी मेरे साथ साथ चलते हैं. सो बेसिकली देन आफ्टर माय MA, I then for a while taught at गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी. कोई 1.5 साल मैंने वहां पढ़ाया. उसके बाद मैं स्वीडन चला गया, मेरे बड़े भाई वहां थे, और मेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन थी 1970 के एग्जाम में. ऑल्दो आई डिडंट गेट द गोल्ड मेडल, क्योंकि हमारी क्लास के जो लफंगे हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया था एक पेपर में. तो जब वॉकआउट हो गया तो वो पेपर हमें दोबारा देना पड़ा. तो आज तक मुझे उसका दुख वैसे जरूर है, क्योंकि द वन हु गॉट द गोल्ड मेडल हैड 486 मार्क्स और मेरे 508 आए थे सप्लीमेंट्री में. बट सप्लीमेंट्री कोई मैंने नहीं था किया, वो हमारी क्लास के लफंगों का है. सो टू दिस डे that hurts me, I can tell you that. While at FC College, I every year I was given honorable mention. उनका हर साल का होता है जो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करे, और वहां पे भी मेरा एक गोल्ड मेडल है जो मैंने आज तक मुझे नहीं मिल सका. वो है मेहता चुन्नी लाल गोल्ड मेडल फॉर हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री इन द 1968 BA एग्जाम, FC कॉलेज की तरफ से. तो मैंने कहा यार, उस जमाने में मार्क्सिज्म और इनकलाब हम सोच रहे थे, कौन मेडल मुडल जानता है. बाद में मैंने कई दफा ट्राई किया है कि भाई मुझे मेडल तो दे दो, ये बिल्कुल बेकार किस्म के जो FC कॉलेज में लोग पढ़े हुए हैं, इलाही प्रेज उलाई, उनको आप बुला के गोल्ड मेडल दे रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल थर्ड क्लास स्टूडेंट थे, पता नहीं उन्होंने क्लासेस अटेंड भी की हैं. बट टू दिस डे फॉर सम रीजन माय मेडल हैज नॉट बीन ग्रांटेड. बल्कि 50 रुपए एक उसके उस जमाने में वो भी मिलते थे एज अ रिवॉर्ड, वो भी मैंने आज तक क्लेम नहीं किए. उससे अगर मल्टीप्लाई कर लो ना बाय द करंट रेट ऑफ द रुपी, तो कई हजारों में इफ नॉट लाख में वो बन जाते हैं. बट एनी हाउ, that's the past. So at Stockholm University, वहां पे आके फिर रिसर्च क्या चीज है उस पे बहुत जोर दिया गया कि आप खुद डिसाइड करें कि किस टॉपिक पे आप लिखेंगे. मुझे लोग बताते हैं यार, पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट जो लिखना चाहते हैं वो टीचर अप्रूव करता है कि ये कहता है इस पे लिखो. आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर. द टीचर शुड बी देयर टू एडवाइज ओनली, and it is the student who should choose what topic they want to write on. लेकिन खैर स्टॉकहोम में फिर I did my PhD, और मैंने फिर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया. By that time I had become a rationalist. मजहब को मैं एक इत्तेफाक ही समझता हूँ, कल्चर का हिस्सा समझता हूँ, वैल्यूज का हिस्सा समझता हूँ. बट आई गो आफ्टर what is the latest development in ideas of human rights. I do not distinguish people on the basis of their religion, their sect, their ethnicity, their sexual orientation. For me, that's all irrelevant. As long as you obey the law, you pay the taxes, and you do not use violent means to attain an end, you are entitled to live the life you want. 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो वो भी आपका हक है, और आपने जाके अगर वो क्या कहते हैं जिम में बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो भी आपका हक है. और लाइक मी, आई लव गोइंग इनटू द फॉरेस्ट. कभी आप स्वीडन आप में से कोई आए तो यू विल एंजॉय कि यहाँ पे इट्स अ वास्ट कंट्री. यू कैन सिटी में रहते हुए यू जस्ट स्टेप आउट एंड यू कैन गो डीप इनटू द वुड्स, इनटू द फॉरेस्ट. लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, मैंने कभी किसी को तंग करते नहीं देखा. और पाकिस्तान में बेचारी लड़कियां मेरी स्टूडेंट कहती हैं सर कि मैंने कहा यार तुम बुर्का तो पहन के आती हो मगर यहाँ आके उतार देती हो, व्हाट इज द रीजन एट द कैंपस. उन्होंने कहा सर अपने मोहल्ले से निकलते हुए अगर बुर्का ना पहने तो इतनी आवाजें, इतना मजाक हमारा उड़ाया जाता है, बट ऑन द कैंपस वी फील फ्री, यहाँ पे हमें कोई तंग नहीं करता. तो दैट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन जो आप देखते हैं ना हमारी सोसाइटीज में, यू वुड नॉट फाइंड इट हेयर. यहाँ पे ठीक है, शराबी जो हैं, नशे वाले लोग, वो अब्यूज करते हैं अपने उस फ्रीडम को, और बट मोस्ट पीपल आर डिसेंट, दे लेट यू लिव द लाइफ यू वांट टू.
किताबों के साथ साथ थोड़ा सा मेरी जो फलसफा है वो भी साथ साथ चलना चाहिए, बिकॉज किताबें दे लीड यू टू समथिंग ना यार। किताबों का वैसे तो कोई रोल नहीं है, जो मैंने इम्तिहान पास करने थे वो तो मैंने कर ली है। यू डोंट वांट टू नो कि मैंने इम्तिहान कैसे पास किए हैं, वही है ना कि मैंने सीखा क्या है। क्यों जी, यही है ना। अच्छा, वंस आई बिकेम टीचर तो मैंने साथ साथ रिसर्च ग्रांट्स ली। तो मैं आपको दिखा दूं कि कुछ किताबों का तो आपने जिक्र कर दिया है, सम मोर यू नो। This would be very quickly done because the politics of religion in South and Southeast Asia, ये इसमें मैंने एडिट भी की है और बाकी स्कॉलर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अंदर हमने पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो साउथ एशिया यानी हमारे इलाके में और साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया इज मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस इलाके में, क्योंकि 3 साल मैंने सिंगापुर में भी पढ़ाया है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये किताब लिखें, इसमें 3 मेरे आर्टिकल हैं, दो पाकिस्तान पे और एक इंडिया पे, माइनॉरिटीज पे और रिलीजन और ये है स्टेट एंड सेकुलरिज्म, जिसमें मेरा एक आर्टिकल है कि पाकिस्तान में सेकुलर वर्सेस फंडामेंटलिस्ट स्टेट की जो डिस्कशन है। फिर कई और आर्टिकल हैं जो आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, वो इंडिया क्वार्टरली में है ऑन द मुस्लिम प्रेजेंस इन यूरोप। ये जो आजकल झगड़ा है ना, और इलेक्शन का रिजल्ट जो स्वीडन का आया, उसमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शो किया था कि क्या प्रॉब्लम है। लेट मी से कि दुनिया के अंदर मसलन जो आज की दुनिया बन गई है, उसमें स्वीडन हो, कोई मुल्क हो, हर किस्म के मजहब के लोग, जुबान बोलने वाले लोग और सो ऑन। लेकिन किसी का झगड़ा होता है ना लोकल सोसाइटी के साथ, अनफॉर्चुनेटली तो वो मुसलमानों का ही होता है। सो आई थिंक द मुस्लिम वर्ल्ड हैज अ बिग प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग टू ए प्लूरलिस्ट सेकुलर सोसाइटी इन विच रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट। वो हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं और उसका असर फिर सारे मुसलमानों पे होता है। और जो ये लोग कर रहे होते हैं वो एक छोटा ग्रुप ही होता है, बाकी लोग तो नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपनी बिजनेसेस को रन करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि एवरी मुस्लिम इज इन्वॉल्व इन दैट, नॉट एट ऑल। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप है जिसकी कोशिश ही ये है कि कहीं दुनिया में अमन ना हो और झगड़े होते रहें और ये और वो, और जिसका फायदा यहाँ की जो एंटी इमिग्रेशन, एंटी सेकुलर, एंटी मुस्लिम पार्टीज हैं वो उठा रही हैं। मतलब स्वीडन के लेटेस्ट इलेक्शन में एवरीबॉडी इज शॉक्ड, द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो लिया है वो यहाँ की एक ऐसी पार्टी है स्वीडिश डेमोक्रेट्स, जो एंटी इमिग्रेशन है, और वो कहते हैं कि इंडिविजुअल मुसलमान हमारे लिए ठीक है, लेकिन एज अ ग्रुप जो ये कल्चर लेके आए हैं, उसमें चाइल्ड मैरिज, उसमें मारना अपनी बीवी को और बच्चों को, ये सारी चीजें जो है इनका कल्चर है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। सो इस किस्म का मसला है। और मेरी जो मेजर किताब है ना, वो तो पंजाब पार्टीशन पे, कोई मुझसे पूछे मेरी सबसे बड़ी किताब है, वो तो पंजाब पे है, बिकॉज नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैज बीन रिटन। इसका उर्दू तर्जमा हुआ था, पंजाब का बंटवारा, एक अलमिया हजार दास्ताने, ये पैरामाउंट बुक्स ने किया। फिर हिंदी में हुआ 1947 की ट्रेजेडी पंजाब की, ये हिंदी में हो चुका है। अभी लेटली ये गुरमुखी में भी हो गया, पंजाबी जो स्क्रिप्ट है ईस्ट पंजाब का। तो दिस बुक हैज नाउ भी, अब इसकी बंगाली, कनाडा और मलयालम में भी लोग तर्जमा कर रहे हैं। और यही वाली किताब जो है ना,
पाकिस्तान में भी छपी है और इंडिया में भी छपी है, और उसका लेटेस्ट आई एम वेटिंग एनी टाइम। तो दिस बुक हैज बिकम लाइक द फॉरएवर पंजाब के, जिसने पंजाब की हिस्ट्री पे कुछ करना है ना स्टडी, तो दे मस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, अब है कि मैंने जो रिसर्च की है लेटली उस पर मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, जो मसलन ये जिना वाली किताब है ना, लेट्स सी इफ दैट इफ वी कैन, आप यहीं रहें, लेट्स सी इफ वी कैन मूव फ्रॉम हियर to my mobile so that I can hurriedly show you ना। सब किताबें यहाँ लाना तो मुमकिन नहीं है। Just once। तो ये आ गई है। ठीक है, हेलो, आप देख रहे हैं? सर हम आपके रूम को देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा, रूम, अब मैं उठाऊं, अब मैं उठता हूं ना, देन आई विल शो यू। ठीक है, ये डू यू सी these books? नहीं सर, इसको थोड़ा सा भी कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है, जो आपकी दूसरी डिवाइस है ना, वो जैसे ही हाँ, कनेक्ट हो जाएगी देन आई विल लेट यू नो। ठीक है। अभी वो कह रहा है कि कनेक्टिंग टू ऑडियो। अच्छा, अब ठीक है यार, अब ठीक है, हो गया ना? जी सर, अब एब्सोल्युटली ठीक आ रहा है। अब ठीक आ रहा है। जी सर। तो जिन्ना वाली किताब के लिए देखे ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना पे जितना भी चीजें छप चुकी हैं, जी सर, आर क्लियर यू है सर। एबल, यस नजर सर। आ रही है? जी सर। ये उन पे उनकी जिन्ना साहब की स्पीचेस हैं सारी। दीज आर माय मेन सोर्स। ठीक है, और यहाँ एब्सोल्युटली। वो और भी जिन्ना पे जो दूसरों ने किताबें लिखी हैं वो भी यहाँ पे हैं सारी तकरीबन। सो इन ऑर्डर टू राइट, फिर ये है जिन्ना पेपर्स। जी सर, सो क्लियर और, नजर आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं नजर? जी सर, क्लियर आ रहे हैं, बस सर आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता वो लेके चले हाँ, ताकि हम उसको नोट डाउन भी करते रहें। ठीक है। ये जिना भाई फिरोज अहमद, फारूक अहमद डार, ये जिना साहब की कलेक्शन ऑफ स्पीचेस बाय द बज़्म इकबाल। जिना के ऊपर उनकी कलेक्शन ऑफ स्पीचेस बाय आई ए रहमान एंड गनी जाफर। नूरानी की जिना एंड तिलक। फिर चौधरी मोहम्मद अली द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। फिर हम आ जाते हैं गावर रिजवी की लिलित गो एंड इंडिया, जिसमें जिना का अंग्रेजों के साथ जो वो हुआ अलायंस, उस पर पूरी डिटेल्स हैं। फ्रॉम जिना टू जिया बाय जस्टिस मोहम्मद मुनीर। फिर ये और भी किताबें हैं, फ्रॉम मेमोरी फिरोज खान नून की। सर जॉर्ज कनिंगहैम वाज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। उन्होंने जो बताया कि जो फ्रंटियर की इलेक्टेड हुकूमत को जो डिसमिस किया गया और जो कश्मीर के अंदर हमने पंगा ले लिया और कश्मीर हमारे हाथ से निकला, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। जिना ऑफ पाकिस्तान बाय वॉलपोर्ट, और सो ऑल दिस एंड दीज आर जिना पेपर्स। सो व्हेन यू वांट, फिर ये इंडिया की बड़ी मशहूर किताब है सरीला की, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे आपको पंजाब पे भी मेरा जो काम है ना, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिक्स्ड है। चौधरी खलीकुल जुबान की पाथवे टू पाकिस्तान, दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल टू मी फॉर राइटिंग द जिना बुक। फिर एक इंडियन लेडी है नाउ डिसीज्ड, अजीत जावेद, उनकी किताब है सेकुलर एंड नेशनलिस्ट जिना, ये उनकी किताब है। ये अलाना की है,
पाकिस्तान मूवमेंट हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेसर के अजीज, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ये सारी चीजें मेरे साथ चली हैं। और ये नीचे आप देखें, दिस इज आई स्पेंट अ ट्रेजर बाइंग ऑल दीज। ये है द इंडियन ट्रांसफर ऑफ पावर, द 12 volumes published by the British government on the transfer of power. इसीलिए जिना के अंदर इतना एविडेंस मेरी किताब के है कि सब चुप हो गए हैं, जो मेरे खिलाफ भी शायद हो, but they have nothing to say because I have brought forth all the evidence. यहाँ पे फिर आप देखेंगे इंडिया को स्टडी करने के लिए मोहनदास गांधी, राजमोहन गांधी की किताब हिस्ट्री ऑफ द पंजाब यहाँ मिक्स हो गई है। राजमोहन गांधी पंजाब हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन, एथनिसिटी, नेशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो हुकूमत थी उसके ऊपर है। सो इस किस्म की किताबें हैं। सरदार पटेल पे, जवाहरलाल नेहरू की अपनी राइटिंग्स, एंड सो ऑन, दीज आर द बुक्स। हिंदू नेशनलिज्म पे वो जेफरले फ्रेंच है, उसकी किताब। सो ऑल रेलेवेंट मटेरियल। और फिर हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये है अपना रफीक अफजल, हमारे में प्रोफेसर थे, उनकी किताब है। some of the books which I wanted to show you are somewhere here. उसमें फारूक अहमद डार की तो हमने देख ली है। Anyhow, अब जो मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ वो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखो, I had to put everything on my bed, क्योंकि अब जो मेरी नई रिसर्च आ रही है ना, वो है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। जस्ट ऑन दैट पोर्शन कि किस लीडर ने क्या कहा, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड था। सो इट्स नॉट लाइक अ होल रेंज ऑफ आर्गुमेंट्स, बट जस्ट ऑन दिस। तो जाहिर है पंजाब पे मेरा काम ऑलरेडी है। इंडिया की पार्टीशन पे जिनाली किताब में इतनी डिटेल आ गई है, I wouldn't have much to do, but partition of Bengal पे I needed literature. तो वहां पे then I, through a girl who's a lawyer, वो in communication, उसको मैंने कहा आप जरा मुझे ये भेज दें, I'll send you the money। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। ये किताबें फिर हैं, The Partition of Bengal, one book is this। श्याम प्रसाद मुखर्जी is the लीडर ऑफ द हिंदू महासभा, जिसने कहा था कि अगर इंडिया डिवाइड होगा और पंजाब होगा तो व्हाई नॉट बंगाल। लेफ्ट पॉलिटिक्स इन बंगाल के जो लेफ्टिस्ट थे उनकी क्या पोजीशन थी बंगाल के इशू पे। माय पीपल अपरूटेड द एक्सोडस ऑफ हिंदूज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये भी एक है किताब। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, fragile borders and new identities. So all this I have to read. I have not read them yet. हाँ जी। The tragic story of partition, ये हिंदू महासभा के आइडियोलॉग थे, उन्होंने लिखी है। ये देखें, Bengal and its partition, an untold story, बसवती मुखर्जी। Congress politics in Bengal, 1919-1939. And so you can see this is how मेरी वो क्या किताबें। अब जरा थोड़ा मैं अपने जो लिटरेचर है ना, जिसने मुझे उर्दू में इंस्पायर किया, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अल्लामा इकबाल पे भी बहुत लिटरेचर है मेरा, क्योंकि when you write on पाकिस्तान और जिना, then you have to write on इकबाल as well। तो वो किताबें भी यहाँ पे हैं। मेरा फेवरेट पोएट जो है ना उर्दू के, वो साहिर लुधियानवी है। और एक्चुअली अपने बड़े बेटे का नाम भी मैंने साहिर लुधियानवी की याद में रखा है। तो जब मैंने ये नाम रखा तो मेरे वालिद तब जिंदा थे, एंड उन्होंने फिर मुझे कहा कि डू यू नो दैट साहिर हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन अमंग मुस्लिम्स, कि तुम्हें पता है कि साहिर का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है मुसलमानों में, क्योंकि जो रसूलुल्लाह के ओपोनेंट थे वो कहते तुम तो जादूगर हो, यू आर साहिर। तो मैंने कहा अब्बा जी आज से ये पॉजिटिव हो गया है,
I'm going to keep this name. So my son, elder son is named Sahir. तो उसके ऊपर उसका कुलियात जो है साहिर की वो मेरे पास है। फिर एक इंडिया से एक आदमी ने छापी है, अक्षय मनावी, साहिल लुधियानवी द पीपल्स पोएट। और पार्टीशन की तरफ मेरी जो अट्रैक्शन हुई उसमें मैंने सादत हसन मंटो की कहानियों से बहुत असर हुआ मेरे पे। कृष्ण चंद्र की भी पार्टीशन पे है। बल्कि आप देखें जितने उस जमाने के बड़े राइटर्स हैं, चाहे वो राइट विंग है या लेफ्ट विंग है, मसलन क्या नाम है यार उनका, पाकिस्तानी बानू कुदसिया के हस्बैंड, क्या नाम था यार उसका, ही इज अ फेमस मैन। एनीहाउ उनकी अशफाक अहमद, अशफाक अहमद क्या भाई सबसे बड़ा जो अफसाना है वो है गडरिया, जो पार्टीशन पे है। और उसके अंदर जो बाद में नैरेटिव बना है उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो अपने एक हिंदू टीचर की जो मेहरबानी है उनका जिक्र करते हैं। हाँ जी। और तो और कुदरतुल्लाह शहाब जो बाद में ये पूरी राइट विंग के वो आइडियोलॉग बने, उनकी भी जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो पार्टीशन पे ही है। और उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि इंसानियत लोगों में कितनी ज्यादा थी और बर्बरियत फिर कैसे आई। इसी तरीके से फिर इंडिया के रामानंद सागर का एक बहुत बड़ा नॉवल है और इंसान मर गया, जिसमें उन्होंने पार्टीशन का जबर और जुल्म दिखाया है शरीफ लोगों के ऊपर जो हुआ। हाँ जी। सो देन बिफोर राइटिंग द पार्टीशन बुक आई रेड लिटरेचर टू गेट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड। और सो मेरे ख्याल से अब मैं आपके सवालों का जवाब देते हुए कुछ और किताबें दिखा सकता हूँ। मैंने पूरी अपनी राम कहानी आपको सुना दी है, कहाँ से शुरू हुआ और where am I at the moment. The next book, hopefully in a year's time, will be on the partitions of India, Punjab and Bengal. मैंने अपना जो philosophical point of view है वो भी आपको बता दिया है कि I am a rationalist and I believe in the total equality of all human beings. And I try to practice it, although like all human beings, I'm not always able to live up to that standard. So now I think we can take questions. ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनको जो है कुछ कैमरा का कुछ डिफरेंट हो सकता है। ये जब सर अपलोड करेंगे तो हमें बिल्कुल बुक्स जो है बिल्कुल क्लोजली नजर आ रही थी। तो कुछ जो है ना सर ये कुछ एक फ्लिप हुआ होगा, वो सर आप वो कर लेंगे क्योंकि आप साथ साथ बोलते भी रहे ना। तो ये सर ने जितनी बुक्स बोली है आई विल ट्राई टू राइट देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो आप वहां से भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। साउंड बिल्कुल क्लियर था, तो वो जो लोग बुक्स के शदाई होते हैं ना वो पकड़ लेते हैं। तो अगर आप में बुक का है चार। एक मैसेज देना चाहता हूँ टू योर स्टूडेंट्स, किताब पढ़ने का शौक यार जरूर पैदा करो। वीडियो टॉक्स और ये सोशल मीडिया इज अ गुड इजी वे आउट, लेकिन unless you really start reading books and you start thinking a bit independently and critically, you can't be a scholar of any worth. मैंने कई लोग देखे हैं जो पीएचडी करने के बाद भी आई वुड डिक्लेयर देम जाहिल, क्योंकि उनका जहन इतना बंद है और इतना अनइन्फॉर्म्ड है कि इट्स अनबिलीवेबल। द मोर नॉलेज यू गेट, द वो क्या कहते हैं, द मोर ओपन शुड बी योर माइंड, ताकि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। मैं तो आज भी आई कीप लर्निंग फ्रॉम पीपल, नए नए लफ्ज सीखने को मिलते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो बुल्ले शाह का एक शेर है, उसने तो एक्चुअली तंजिया कहा था मौलवी के खिलाफ कि तेनू इको लफ दरकार इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। लेकिन सच्ची बात है कि लगता है कि हमारे लोगों का एटीट्यूड ही ये है कि हमने कुछ और, तो हमारे पास तो सारा कुछ है, तो हम क्यों किसी से सीखे। मैंने देखा है यूरोप के अंदर जो बच्चे सबसे कम ग्रेड लेते हैं वो मुसलमानों के ही होते हैं। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। यू नो माय वाइफ इज टर्किश, वो आजकल गई हुई हैं अपनी वालिदा के पास टर्की। her mother is 96 or something, keeps on living on and on and on.
and my wife is already 65. So ये है background, कोई बच्ची नहीं है मेरी बीवी. That's what I'm trying to explain. So she was a teacher at until retirement at the Swedish school. तो वहाँ पे स्वीडिश क्लासेस के अंदर जरूरत होती है कि मसलन टर्किश बच्चे जो आते हैं जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, कि वो जब स्वीडिश टीचर बताए तो उसका टर्किश में हेल्प करती जाए वो. हाँ, उसने मुझे बताया कि छोटी छोटी बच्चियां खासतौर पे आ जाती हैं मेरे पास, कहती हैं कि आबला आबला कहते हैं बड़ी बहन को, आबला स्कूल में हमें वो कहते हैं कि आप ये ड्राइंग सीखें, पेंटिंग सीखें, हाँ जी, जिम्नास्टिक्स में हिस्सा लें, आप स्विमिंग सीखें, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें भेज देते हैं होजा के पास. होजा होता है मौलवी. तो मौलवी कहता है ये जो स्केचिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग, ये सब हराम है और लड़कियों को तो बिल्कुल जिम्नास्टिक नहीं सीखनी चाहिए और स्विमिंग बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए, ये है वो है. तो वो बच्चे जो हैं दे आर कॉट अप इन टू वर्ल्ड्स. तो मैंने कहा तुम ऐसे करो, उनके माँ बाप को जाके कहो कि तुम यहाँ पे गांव से आए हो, बिल्कुल अनपढ़, डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू live the same life as you want? When the Swedish welfare system offers free education and people can rise as much as they can on their merit, let them get their education and trust your children. कुछ ने उसकी बात सुनी, कुछ ने नहीं सुनी. तो अब आप लोग सवाल करें जो भी आप करना चाहते हैं. सर, आपने एक जो की पॉइंट बताया ना, जो कि मैंने आपके इस डिस्कशन से नोट किया, वो ये है कि आपके माइंड में पहले कुछ आइडिया होता है, फिर उससे रिलेटेड आप बुक सर्च करते हैं. जैसे आपके माइंड में ये था कि ये स्टेट्स कैसे बनी और रिलीजन और सेकुलरिज्म, तो उससे रिलेटेड आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया. कुछ आपने फ्रीलांसिंग भी एक्सप्लोर किया कि अच्छा यार ये शर्लॉक होम्स की स्टोरी है, सब कुछ ठीक है. तो जब आप ये चीजें कर रहे थे तो लाइव स्ट्रीम पे हम क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, तो उसमें एक यूजर है टी अशर के नाम से, उनका एक क्वेश्चन है. वो ये कहते हैं कि आपकी थॉट्स मोतज़िलाइट स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन मॉडर्न इस्लामिक स्टेट्स. तो ये उस बात से रिलेटेड है. बात ये, मुतज़िलाइट अपने दौर के वाकई फ्री थिंकर्स हैं, लेकिन उनकी कुछ सोच में एक रुजत पसंदी भी है. मसलन वो कहते हैं कि खुदा ने जो कानून बनाए हैं ना, तो उनको वो तोड़ के कभी फॉरगिव नहीं कर सकता. यानी बाकी मुसलमानों का यकीन है कि हम जितना भी गुनाह करेंगे जहन्नम में जाएंगे, आग में जलेंगे, ये वो, बट फाइनली वी विल बी ब्लेस्ड. वो कहते हैं नहीं, सिंस गॉड हैज मेड द लॉ कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, इफ यू ब्रेक द लॉ गॉड कैन नॉट देन चेंज द पनिशमेंट ड्यू टू यू. तो मुतज़िलाइट उस दौर के फ्री थिंकर जरूर हैं, लेकिन आज का दौर तो ये है कि डेथ के बाद क्या होना है क्या नहीं होना, वी डोंट नो. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ बिलीफ. अगर आप समझते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे तो वो भी बिल्कुल मुनासिब है. अगर आप एक हिंदू के घर में पैदा हो और वो है कि जी अगला एक और जन्म होगा, तो दैट इज ऑल्सो बिलीफ. अगर आप क्रिश्चियन के घर में पैदा हो जाएं तो वो है कि ओनली थ्रू जीसस यू विल बी सेव्ड फ्रॉम हेल फायर्स. तो दैट पार्ट ऑफ आज का दौर जो है ना, वो इन चीजों से आगे निकल गया हुआ है. फलसफा जो है, एक जमाने में फलसफा और थियोलॉजी साथ साथ चलते थे. थियोलॉजी इज रिलीजियस साइंसेस और फलसफा दोनों मिलके चलते थे. बट फ्रॉम द 18th century, 19th century, the two have gone in different directions. मसलन जो चीजें आप मुझे बड़ा इम्प्रेस किया, वो सबसे पहले कोपरनिकस ने शो किया कि ये दुनिया जो है, इट्स ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एन अनलिमिटेड यूनिवर्स. और दुनिया, बाकी यूनिवर्स दुनिया के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि जो दुनिया है हमारी यानी अर्थ, इट गोज अराउंड द सन. ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है. फिर न्यूटन की जो ग्रेविटेशन लॉज हैं, और सो ऑल दैट चेंज्ड फिजिक्स, चेंज्ड द वर्ल्ड, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड चार्ल्स डार्विन ने आके शो किया कि इवोल्यूशन हैज टेकन millions of years, and from simpler forms of existence to more developed and into the human species,
दिस इज ऑल डेवलपमेंट। तो जो क्रिएशनिस्ट थियरी है 6 दिन की या पता नहीं 7 दिन की, कि 7 दिन में दुनिया अल्लाह ने बनाई और 8वें दिन पता नहीं उसने रेस्ट किया और 2 जोड़े बनाए, modern science doesn't uphold that at all. So religion has to be kept as part of a personal ethics or whatever. तो ठीक है, मुतज़िलाइट एक दौर के रोशन ख्याल थिंकर्स हैं, बट उनकी भी तो लिमिट है ना, क्योंकि ये सारे साइंटिफिक दुनिया को समझने का जो चेंज है वो तब तक तो नहीं था आया, तो उनकी लिमिटेशन ये हो सकती है। ठीक है, दैट्स माय आंसर। सर एक और क्वेश्चन है। अब जैसे आप जैसे स्कॉलर को हमने बुलाया और आपने बुक्स का हमें बताया, पंजाब की पार्टीशन, फिर जिना की पर्सनैलिटी और ये सब कुछ, तो हमारी जितनी डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान में वो घुमा फिरा के मजहब के गिर्द घूमती हैं। तो क्या हम इसको इससे बढ़ के आगे की डिस्कशन नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल अगर वेस्टर्न थॉट को देखें तो आजकल डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन का बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो ठीक है, मजहब की गुफ्तगू भी चल रही है, लेकिन साथ साथ कोई और चीजें भी सोची जा रही हैं। तो लेकिन आपको तो इतना एक्सपीरियंस, आप जिस भी महफिल में जाएंगे तो वो हमेशा हम बात जो है ना वो मजहब पे हमेशा बात रहेगी। तो अ, ये हम क्या इससे कभी वो कर पाएंगे? मतलब आप माने इसको, फॉर एग्जांपल आई एम अ मुस्लिम और मैं ये समझता हूँ कि आपकी किसी गुफ्तगू से मैं तो ये समझता हूँ कि आपने तो मेरा ईमान मजबूत कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये समझता हूँ ठीक कि है, अगर आप सच मानते हैं ना तो यू आर गुड मुस्लिम, तो मैं तो सच्चाई पे बिलीव करने वाला मुस्लिम हूँ। बस ठीक है। लेकिन ये है कि इफ हम, द बोले। हाँ हाँ सर, हम इसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा रहे? फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्ट का अगर आप आजकल देखें तो वहां पे वोक आइडियोलॉजी का बहुत आ रहा है कि रेस एंड जेंडर पे ऑब्सेशन है, यानी कि उनका जो जी, मेन डिस्कशन है वो रिलीजन से हट के है। तो हमारा बिल्कुल। वो जो मेन डिस्कशन है, क्या हम रिलीजन से हट के भी कोई बात डिस्कस करने के काबिल हम रह गए हैं, या सिर्फ हम हमेशा, आज से 1 साल बाद भी आपसे बात होगी तो क्वेश्चन भी इसी तरह के आएंगे और आपको पुल कर लिया जाएगा इसी डिस्कशन में? तो प्लीज सर इस पे आंसर करें। बात यह है कि जिस इसका जवाब मैं ये दे सकता हूं कि जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, आप मॉडर्न दौर के एक कंपीटिंग कल्चर नहीं हो सकते। आप हमेशा एक बैकवर्ड कल्चर होंगे। डिजास्टर होगा तो आप सारी दुनिया से मदद मांगेंगे, लेकिन अगर आप मजहब की तरफ जाएं तो आप कुरान में वो कोट कर देंगे जी कि ज्यूज और क्रिश्चियंस आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो ये तो स्किज़ोफ्रेनिया है ना, कि अगर आप मजहब की, अगर आप इफ यू रियली बिलीव कि ये नहीं है, तो अब डिजास्टर जो हुआ था तो फिर आपने क्यों दुनिया से मदद मांगी? वाई? जो आपके दोस्त ही नहीं हो सकते और आपके दुश्मन है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तो आप, जाहिर है इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 1.5 1.6 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, वो होंगे तो सही और उनकी एक अपनी दुनिया भी होगी। लेकिन जो सोसाइटीज आगे बढ़ रही हैं ना, वो मजहब को प्राइवेटाइज करके, खत्म नहीं करके, प्राइवेटाइज। इट्स योर फेथ। जैसे आपने कहा कि आफ्टर हियरिंग मी you think you are a better Muslim because truth is important for you. I think that's a beautiful conclusion. I have no problem with that. मुझे तकरीबन 50 साल हो गए हैं, तो मुझे तो कोई किसी ने नहीं आके कहा कि भी तुम क्रिश्चियन हो जाओ। मेरे बच्चों के नाम भी वही हैं जो हमारे होते हैं। तो इतना इस्लाम तो हमारे घर में भी है ना, और कभी हमने सुअर ला के घर में नहीं पकाया। तो 2-3 चीजें मेरे साथ चलती हैं डिस्पाइट बीइंग ए रैशनलिस्ट। ये आपकी चॉइस है ना, दिस इज बाय चॉइस। आई वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मॉडर्न बनने के लिए, मॉडर्न से मेरी कोई ये मुराद नहीं है कि आप ट्रेडिशन और उसका नहीं, आई एम नॉट मीनिंग दैट एट ऑल। आई एम सेइंग दिस इज द ओनली लाइफ वी नो विच एग्जिस्ट। इन दिस लाइफ एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट, एंड शुड हैव इनफ फ्रीडम एंड लीगल इक्वालिटी के वो इंसान के तौर पे तो जिंदा रह सके ना। मैं कई लोगों को कहता हूँ, मसलन मुझे लोग कोट करते हैं कि जी कुरान शरीफ के, पता नहीं कुरान के अंदर लिखा है या नहीं, कि जी अल्लाह जो है तो हमारी शाह के करीब है और तुम ये करो तो तुम्हें 80 गुना ज्यादा ये फायदा होगा। मैंने कहा यार, एज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर ऑन टेम्पल रोड, मई जून के अंदर, तपती गर्मी के अंदर वो रोड रिपेयर्स वाले आ जाते थे, और एक खास किस्म के गरीब लोग जिनका कोई बेचारा सोसाइटी में, वो आते थे नंगे पैर, और वो काली किस्म की लुक जो है वो वहां पे डालनी। हमें खड़ा होना मुश्किल था, वो बेचारे सारा दिन काम करते थे।
आज भी many years later I was going from Lahore to Rawalpindi, तो वो हाईवे पे भी वही लोग काम कर रहे थे। तो क्या उनका ईमान कमजोर है कि उनको ये सजा मिली हुई है कि ये एक सोसाइटी की इनजस्टिस है? आई थिंक दिस इज सोशल इनजस्टिस। स्वीडन के अंदर इतनी गुर्बत थी कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हैड टू रन अवे फ्रॉम हंगर एंड वेंट टू अमेरिका। आज दुनिया की मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी है क्योंकि उन्होंने 212 साल से कोई जंग ही नहीं लड़ी। दे सेड नो मोर वॉर, वी विल बिल्ड आवर ओन इंडस्ट्री, आवर ओन एजुकेशनल सिस्टम, एंड एजुकेशन यहाँ पे फ्री है। मैंने यहाँ पे आके पीएचडी तक कर ली, स्कॉलरशिप भी इन्होंने दी थी। अब तो खैर मुश्किल हो गया बिकॉज थिंग्स हैव चेंज, बट दैट वाज द वेलफेयर स्टेट। दे डिडंट लुक एट माय रिलीजन, माय स्किन कलर और व्हाटएवर। आई हैड अ पेपर शोइंग कि मैंने आई हैव डन वेरी वेल इन पाकिस्तान। उसी ट्रस्ट पे मुझे पीएचडी में दाखिला मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई और मैं प्रोफेसर बन गया। आई डिडंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, हम आम मिडिल क्लास लोग थे। तो इन चीजों को आज का दौर इस तरह का बन चुका हुआ है ना, इसको मजबूत करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो माइनॉरिटीज है यहाँ पे। वरना जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो तो कहते हैं कि इन किस्म के लोगों को वापस भेजो, क्योंकि अगर ये यहाँ रह के इन वैल्यूज के खिलाफ हमेशा हरकतें करते रहते हैं तो दे आर अनफिट। तो मॉडर्न, जब तक मुसलमान इस सारी सोच से निकल के साइंटिफिक थॉट को अपना हिस्सा नहीं ना बनाते, कल्चर का और लॉजिक का, दे विल ऑलवेज बी देयर ऑफ कोर्स एज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, बट इनकी कोई ना साइंस में कंट्रीब्यूशन होगी, ना पाकिस्तान की मसलन किताबें जो हैं कोई भी नहीं पढ़ता, बिकॉज वो नैरेटिव इतना बन गया हुआ है कि वो जो भी लिखता है वो वही लिखता है जो बाकी भी लिख रहे हैं। यू नो, नथिंग न्यू कम्स आउट ऑफ पाकिस्तान। एज कंपेयर टू दिस, इंडिया इज मच बेटर, क्योंकि वहां अभी भी सेक्युलरिज्म है डिस्पाइट द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। वहां पे एक टसल चल रहा है बिटवीन द लिबरल मॉडर्न सेक्युलर स्टेट एंड हिंदू राष्ट्र जो वो चाहते हैं बनाना। हमारे यहाँ इस किस्म के प्रॉब्लम है। सो मुसलमान हमेशा होंगे, इस्लाम भी एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इतने बड़ी कम्युनिटी है होगा। इसको कितना आप हैंडल कर सकते हैं एक कंपेटिटिव कल्चर बनने के? वी आर नॉट कंपेटिटिव इन एनीथिंग। पिछले 1100 साल में कौन सी इन्वेंशन है जो मुसलमानों ने की है? वैसे तो हिंदुओं ने भी नहीं की। मैं उन्हें भी बता देता हूँ कि शट अप प्लीज, तुमने भी क्या किया है? कुछ नहीं किया, बिकॉज जब तक तुम मजहब के होल्ड में थे वो यही था कि मतलब सुपरस्टिशन पे बेस था तुम्हारा सोच। सो लीव दैट असाइड एंड ट्राई टू लुक एट द लेटेस्ट थियरीज। आप फ्रॉइड को पढ़ें, आप यूंग को पढ़ें अगर आप साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, आप मार्क्स को पढ़ें अगर आप इंसाफ की सोसाइटी, आप अगर लिबरल हैं तो जेएस मिल की किताबें पढ़ें। यू नो, यू हैव टू रीड अ लॉट। सिर्फ इकबाल पढ़ लेना और इस किस्म का इट डजंट लीड एनीवेयर। दे मेरे ये जवाब है आपका। अच्छा सर, अभी आपने मार्क्स का भी नाम लिया और अपने होराइजन को ब्रॉड करने की बात की, तो उससे रिलेटेड और अभी आपकी जो गुफ्तगू थी, तो आपने एक बात ये की कि स्टूडेंट जो है वो पीएचडी के लिए अपना टॉपिक खुद चूज करें। हाँ तो जी। उस पे जब मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था तो वहां पे इतनी फैसिलिटीज थी कि आप हर एक लैब का विजिट करते थे और अपना टॉपिक चूज करते थे जब मैंने पीएचडी किया। ठीक। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रिसोर्स डेप्रिवेशन कह ले या रिसोर्स की कमी की वजह से अब होता यह है कि एक सुपरवाइजर वो ये कहता है कि मैंने ग्रांट इस टॉपिक पे ली है। जब ग्रांट को हाँ इस हाँ। टॉपिक पे ले चुका है तो उसको एक ही स्टूडेंट चाहिए जो उस ग्रांट पे काम करे, तो बात वही पैसे ठीक। की आ जाती है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऑफ कोर्स जो टॉपिक आपको सुपरवाइजर देगा आपको उसी पे ही काम करना पड़ेगा। तो सर इसमें रिसोर्स की कमी का कितना ताल्लुक है? क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे जो ज्यादा पैसे वाला है ना उसका इस्लाम डिफरेंट है, और जो गरीब है ना वो कंजर्वेटिव इस्लाम की तरफ ज्यादा जाता है। तो ठीक वो है। आइडियाज के लिए भी ओपन नहीं होगा। तो उसमें पैसे का मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा रोल है, उसमें रिलीजन का भी नहीं है, वो रिलीजन इस्लाम हो वो क्रिश्चियनिटी हो। तो सर इस पे बताइए कि वो जो रिसोर्सेज है
वो हमारी लाइफ को कितना डिक्टेट कर रहे हैं, चाहे वो पीएचडी का टॉपिक हो, चाहे वाह, वो। हाँ जी, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। देखे, पाकिस्तान एक डेवलपिंग गरीब मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज है ना, नेशनल रिसोर्सेज, उसको आप एलोकेट कैसे करते हैं? आप देखें हमारे बजट में एजुकेशन के लिए कितना है और हेल्थ के लिए कितना है। आई थिंक पाकिस्तान हैज अ वेरी बैड रिकॉर्ड। 3 मुल्क हैं साउथ एशिया के अंदर। बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान एक जमाने में पाकिस्तान का पोरर रीजन होता था। हाँ जी, हम वी वर बेटर ऑफ, और हम उनको मिसट्रीट भी करते थे, मजाक भी उनका उड़ाते थे, ऑल दैट। अब अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें जो यूएन की तरफ से आता है, तो दे आर डूइंग बेटर देन पाकिस्तान ऑन एवरीथिंग। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि इंडिया इज देयर, इनके साथ हम अपने नॉर्मल रिलेशंस रखें, अपने बॉर्डर सेटलमेंट कर ले, एंड वी शुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑन डिफेंस। हमने इंडिया के साथ कंपटीशन करते करते अपना सत्यानाश कर लिया। इंडिया की इकोनॉमी 10 गुना ज्यादा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो उन्हें भी कहता हूं, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच ऑन डिफेंस? बट वो कहते हैं जी चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। पाकिस्तान के पास जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं, तो इंडिया कैन नेवर इन्वेड पाकिस्तान, आई हैव सेड दैट। तो आप उन्हीं वेपन्स की बुनियाद पे अब रिसोर्सेज जो है एजुकेशन की तरफ लाएं, हेल्थ की तरफ लाएं, बट दैट डजंट हैपन। बाकी एक और भी बात है, दुनिया से जो रिसोर्सेज आती हैं वो भी एलोकेशन इस तरह ही होती है। जैसे मुझे समझ आती है, आप तो साइंस की बात कर रहे हैं ना, जो ग्रांट्स आती हैं। मैं फ्रीडम ऑफ चॉइस खास तौर पे हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज और सोशल साइंसेस की बात कर रहा था, जहां पे चॉइस जो है ना, वो आपको एक नई रिसर्च की तरफ भी ला सकती है जो सोसाइटी को चेंज करे। वहां पे भी कोई फ्रीडम नहीं है, मुझे ये पता है। और साइंसेस में तो आपने जो प्रॉब्लम बताया वो है, ग्रांट जितनी होगी उतनी किस्म की रिसर्च होगी, सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। बट आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान बीइंग एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हो, चाहे लेफ्ट की हो या राइट की हो, दोनों वो इल्म की जो है ना इंडिपेंडेंट रिसर्च को रोकते हैं, बस दैट्स व्हाट आई मेंट। ठीक है। ओके, आयदा, यू कैन आस्क क्वेश्चन। आयदा हमारी डाउ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा जो फिक्शन बुक क्लब है वो फिलहाल 2 यूनिवर्सिटीज तक महदूद है, एक सलीम हबीब यूनिवर्सिटी और एक डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। आयदा, इफ यू अच्छा, कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सॉरी मेरी वीडियो ऑन नहीं होगी क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आपने मतलब बहुत सारी बुक्स की रेफरेंसेस दी हैं, इंशाल्लाह विल रीड इट। मैं आजकल स्पेसिफिकली चूंकि ऐसी बात है हर एरिया को देखना चाहिए, तो सूफीज़्म एंड स्पेशली रूमी एंड शम्स पे मैं आजकल बुक्स रीड कर रही हूँ। तो जी जी। आपने क्या उस चीज को एक्सप्लोर किया है या उसके बारे में आपके थॉट्स में जानना चाह रही थी। थैंक यू, दैट्स माय ठीक है, क्वेश्चन। देखिए इस्लाम की जैसे मुझे मुझे अंडरस्टैंडिंग है, सूफीज्म केम एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कि तुम बहुत जहीन हो या कुछ, कॉम्प्लीमेंट यानी टू कंप्लीट अ प्रोसेस। जो ओरिजिनल इस्लाम था वो उसे कहा जाता है ऑर्थोप्रेक्सी। 5 वक्त का नमाज पढ़ो और ये करो, वुजू यूं करो, ये है वो इस्लाम जो एग्जिबिट करते हैं आप डेली लाइफ में। लेकिन जब अरब जो हैं, जो बिल्कुल गरीब प्रिमिटिव लोग थे, इन्होंने जब बाकी सिविलाइजेशंस पे जंग करके ये उन पे हावी हो गए, तो वहां पे फिर जो डीप थॉट है मिस्टिसिज्म के मुतालिक और इंट्रोस्पेक्शन या के इंसान के सोल की स्टडी, ये वो, तो फलसफा जो है वो 2 रूट से आया है, 3 रूट से। एक तो ईस्टर्न बिजेंटियन से, ये जो क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज थी वहां पे सेंट थॉमस एक्विनस, सेंट ऑगस्टिन का बहुत कंसर्न है अबाउट द सोल एंड द स्पिरिट, एक वो रूट है। एक रूट हिंदुस्तान से आया, जब सिंध तक मुसलमान पहुंचे तो यहाँ से जो है ना मिस्टिसिज्म की बहुत ट्रेडिशंस थी, बहुत रिच था हिंदुस्तान का कल्चर अबाउट यू नो व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, वो भी असर आया।
तीसरा असर आया जब ये सेंट्रल एशिया में आए, तो शामनिज्म एक लोकल रिलीजन है, वहां से भी ये 3 सोर्सेज बन के तो फिर सूफीज्म फाइनली केम आउट, जहां पे इंस्टेड ऑफ गॉड एज ऑल पावरफुल ऑर्डर गिवर, गॉड बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ठीक है, तो जब सूफीज्म ने कहा कि गॉड जो है वो बेसिकली तो रिप्रेजेंट लव को करता है और प्रॉफिट का लव और ये वो, आई मीन दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया दे डेवलप। तो रूमी और ये सब लोग जो हैं, मैं समझता हूँ उस बैर में बात कर रहे हैं, where they are emphasizing the common humanity and the importance of forgiveness and love and affection। और ये सोच अगर हम सब कॉन्टिनेंट में ले आए, जो हमारे यहाँ के रेबल सूफी हुए हैं, एक तो हुए ना जो पीर टाइप सूफी हैं जो गद्दियां बन गई, लेकिन बुल्ले शाह ने जो शायरी की है, शाह हुसैन ऑफ लाहौर ने जो शायरी की है, एक हद तक सुल्तान बाहू की शायरी भी जो है वो इनकलाबी शायरी है इन मेनी वेज, जो वो क्वेश्चन करते हैं ये सारी हिपोक्रेसी को। तो रूमी को आप जरूर पढ़ें मेरे ख्याल से, और उससे आप डेफिनेटली यू विल डेवलप दिस डायमेंशन कि इंसानियत इज सुपीरियर टू ऑल द रेस्ट। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक जमाने में बाय द वे सूफीज्म का जिक्र हुआ है, तो मैं भी सूफीज्म में आई डैबल्ड विद इट, और फॉर अ वाइल मैं चिश्तिया ऑर्डर के अंदर भी मेरी एसोसिएशन थी। हाँ जी, सो आई एंजॉयड दैट पीरियड। लेकिन अल्टीमेटली आई प्रिफर एविडेंस एंड रीजन and practical ethics. If I believe everybody is equal, does the law support it? Does society allow it? Do I practice it? ये मेरे सवाल है। तो मैं कह सकता हूँ एक सूफी डायमेंशन भी मेरे अंदर कहीं होगा ना, जो नहीं मानता ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और झूठ को। हाँ जी, वो कहता है प्यार अगर ढूंढते हो तो फिर without borders, without religion, without whatever, you have a right to do that. तो I think this is an interesting dimension मुसलमानों की, लेकिन यहाँ पे बात रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु नानक ने ये सिखाया कि अगर आप too much into the human person जाएंगे तो you isolate yourself from society. No, go out and make a difference. ये बुद्धा ने सिखाया था कि मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म, उसने तो इतना वो अपने आप को स्टार्व कर लिया, एंड देन ही रियलाइज कि यार इससे तो बात नहीं बनती, गो आउट एंड ट्रीट सोसाइटी। ये बुद्धा से आइडिया आता है कि दुख जो है ना वो इंसानियत को इकट्ठा रखता है, और दुख कम करना ही इंसानियत है। यही हमारी सूफीज्म की जो हायर फॉर्म्स है उसमें रूमी का और इन सब लोगों का ये सोच है। और बाबा गुरु नानक का तो कहना है कि नानक दुखिया सब संसार, यानी इफ यू बाय योर एक्शन कैन help somebody out of their misery, out of their suffering, then that's what is humanity, and that is Sufism for me. ठीक है, मैं इस तरह देखता हूँ। कुछ लोग बैठ के तो वजीफा करते हैं, ये करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, that doesn't interest me, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ, I'm not saying you don't do it, I'm saying it's not important for me. I am a social person. I want my actions to have consequences and I should be responsible for my consequences. मैं दुनिया से हट के तो एक योगी बनने के हक में नहीं हूँ, not for a long time. मजाक के तौर पे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्वीड क्या करते हैं, वीकेंड पे सारी अपने घर घुर छोड़ के तो फॉरेस्ट के अंदर इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं, वहां चले जाते हैं। They want to be close to nature. I think that is a form of what we are talking about. कि ये जो है ना, वो एक नॉवल भी तो मशहूर है ना टॉमस हार्डी का, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो यही है ना, सोसाइटी की हसल एंड बसल को छोड़ के आप नेचर के पास आ जाए। मैंने बताया आई गो फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द फॉरेस्ट वेयर आई थिंक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ ऑल द टाइम। जब तक ये मोबाइल नहीं था आया तो लोग समझते थे ये पागल है, अब लगता है कि वो समझते हैं कि ये जो है ये किसी से बात कर रहा है। सो एनी हाउ, मैं तो अपनी पूरी पर्सनैलिटी आपको बताता जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ देयर इज एनी।
जी सर, ये भी स्ट्रीम का क्वेश्चन है और जो यूज़र है वो है सम वर्ड्स बात करते हैं, ये यूज़र का नेम है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि इनका क्वेश्चन है इकबाल की जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट थी, उससे जी रिलेटेड है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स टू रिकंसिडर द इस्लामिक थियोलॉजी या फिलॉसफी? जैसे कि इकबाल ने की थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में। एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम तो वेट कर रहे थे ना, इकबाल ने तो कुछ नहीं किया उसके बाद, सिर्फ लिख दिया है। बट वेयर इज द रिकंस्ट्रक्शन? उन्होंने कहा है कि इस्लामिक लॉ को रिफॉर्म करें, लेकिन वही गजाली वाला पॉइंट के जहां रेवलेशन आ जाती है दैट इज टोटल, और वहां पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। बल्कि उन्होंने तो सेकुलर स्टेट के और टेरिटोरियल नेशनलिज्म के खिलाफ बहुत लिखा है। सो जो मॉडर्न वैल्यूज है ना, कि इस जिस तरह हम पाकिस्तान को हम कहते हैं एक टेरिटरी, हाँ जी, इसमें हर बंदा जो रहता है वो पाकिस्तानी है। मेरी सोच के मुताबिक हर पाकिस्तानी के इक्वल राइट्स होने चाहिए, लेकिन इकबाल तो उसको रिजेक्ट करता है। वो कहता है मुसलमानों की तो आइडेंटिटी सिर्फ मजहब पे होती है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट इज अ ग्रैंड टाइटल, बट देयर इज नो रिकंस्ट्रक्शन टू बी फाउंड इन द बुक। रिकंस्ट्रक्शन तो यही होगी ना कि आप इस्लाम को कहें कि ये एक इट्स एन एथिकल फ्रेमवर्क, ये रसूलुल्लाह ने किया, ये हजरत अबू बकर ने किया, या इफ यूर शिया हजरत अली ने किया, ये उनसे मैं ये सीखा। जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रूथ फॉर मी इज इस्लाम, आई एम बिलीवर, ये मैं समझता हूँ रिकंस्ट्रक्शन है, गेटिंग आउट ऑफ डॉगमा। लेकिन इकबाल तो डॉगमा का सपोर्टर है भाई। सो आई डोंट थिंक दैट इज बीन हेल्पफुल। क्या 75 साल में उसका कोई असर हुआ है पाकिस्तान पे? आप बता दें। नहीं ना हुआ, ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव सोच आ गई है। अच्छा सर, अभी जैसे कि आपकी जो पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट है, ये सीएसएस जी के एग्जाम में आई, तो जी। आप कितने साल देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पाक स्टडीज है उसमें कुछ सच आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अगर सीएसएस के लेवल पे आ गया ना, क्योंकि ये मुल्क बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स और पावर एलीट्स चलाते हैं, तो जी अगर वहां पे बात आई तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन करेगा। तो अभी आपने कहा जी। कि मजीद कंजर्वेटिव हो गया, तो आपको लगता है कि आने वाले दौर में पाकिस्तान स्टडीज कोई ठीक सब्जेक्ट होगा, या क्या आपको लगता है मजीद ये डूबता चला जाएगा? नहीं, इनको ठीक होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान इज देयर टू स्टे। मैंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो मैं और अपने दोनों बेटे ला के आई विल डिफेंड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज देयर। इसकी ओरिजिन पे मेरी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो क्रिटिकल है, कि मुसलमानों के टुकड़े हो गए, बट दैट्स ओवर नाउ। अब तो हकीकत तो यही है ना कि वी आर ऑल डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, so fine, we have to live accordingly। लेकिन इस स्टेट को आप इंसाफ की तरफ, करप्शन से फ्री, हाँ जी, और ब्यूरोक्रेट्स, मेरे बुक को वाकई आई वाज वेरी सरप्राइज जब मेरे एक स्टूडेंट ने कहा जी 3 दफा या पता नहीं 2 दफा सवाल आपकी किताब पे आ चुका है। तो कोई ब्यूरोक्रेट तो है ना जिसको पसंद आई है किताब। तो आई एम वेरी प्लीज्ड, वेरी हैप्पी। ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत कॉन्शियंशियस यानी जमीर वाले लोग भी हैं। मेरी जो पंजाब पार्टीशन वाली किताब जब मैंने छपी थी ना, तो मुझे डर लग रहा था कि यार पाकिस्तान में पता नहीं क्या कहेंगे, ये क्या इसने लिख दिया है। तो उसको कराची लिटरेचर फेस्टिवल में बेस्ट नॉन फिक्शन बुक का अवार्ड मिला, जहां पे जो जूरी वाले, आज तक मैं उनको किसी को नहीं मिला जो उस जूरी में थे। आई नेवर मेट देम, वो मुझे कभी नहीं मिले, बट जूरी का ये फैसला था। कई 100 किताबें आई होंगी, दे चोज माइन। फिर लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में भी उसे बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला। तो उस जूरी के एक बंदे को, उनका नाम है सैयद असगर नदीम, असगर नदीम सैयद, मुल्तान के हैं, बड़े अच्छे। वो एक खाने पे मुझे मिले। तो वहां पे उन्होंने कहा यार मैनू सीखे एक बंदा केड़ा है जिन्होंने उसी अवार्ड दे रहे हैं। सो दैट इज व्हेन आई हैव मेट वन मैन। अगर पाकिस्तान में इस किस्म के लोग हैं जो पढ़ने के बाद इंसाफ के तौर पे एक किताब को चूज करते हैं, तो द स्टोरी इज नॉट लॉस्ट। लेकिन शरीफ लोगों के लिए इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मेरे कई स्टूडेंट, मैंने कहा यार हमेशा इम्तिहान दो, सीएसएस में कामयाब हो जाओ अगर तुम, तो तुम्हारे पास बहुत पावर है, यू कैन डू गुड। तो अच्छे लोग जो हैं
वो मेरी किताब को एग्जाम में भी ले आते हैं। तो नहीं, हमारा प्रॉब्लम वही है आइडियोलॉजिकल स्टेट का। जिस दिन हम ये मान लेंगे ना पाकिस्तान इज देयर एज अ स्टेट लाइक एनी अदर, और इस आइडियोलॉजी को आप एक साइड पे रख लें, डेकोरेशन के तौर पे रख लें आप, मगर अगर आप लॉज ढूंढते रहें तो कभी ब्लास्फेमी लॉ आ जाती है। आपने देख ही लिया ना, इंटेंशन जो भी थी हमेशा गरीबों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, पिसे हुए अवाम के खिलाफ वो इस्तेमाल होती है। और अगर कोई प्रोफेसर जरा इंडिपेंडेंट बात कर दे तो जाके उसे छुरी मार देते हैं, जैसे भावलपुर में मार दी उसने एक अंग्रेजी के प्रोफेसर को। या वो लड़का क्या था यार, ये अपना मशाल खान। हाँ मशाल खान को, वो बेचारा पोइट था, मैंने उसको देखा है पश्तो में वो पोइट्री गाते हुए भी, बड़ा डिसेंट सा लड़का मुझे लगा, उसको उसके स्टूडेंट्स ने बेदर्दी से मार दिया है। तो ये क्या कल्चर है, ये तो बर्बरियत है। सो लेट्स होप कि इस किस्म की फ्रीडम पाकिस्तान में किसी तरीके से आ जाए और नॉन स्टेट एक्टर्स वाला ड्रामा हम खत्म करें, किसी और स्टेट में हम एक्सपोर्ट ना करें अपने सो कॉल्ड जिहादी। अपने मुसलमान में पाकिस्तान में जिहाद करो ना, गुर्बत के खिलाफ, इलिटरेसी के खिलाफ, इंसाफ लाओ यहाँ पे, तो उस जिहाद का हम भी हिस्सा हैं। तुम जिहाद दुनिया में करते फिरते हो, अपने लोगों को फीड नहीं कर सकते। अभी एक ये डिजास्टर के ऊपर किसी ने एक क्विप बनाई है, एक मौलवी साहब सर ड्रेस हुआ है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हारे घर में कपड़े हैं ये हैं तो 5 गुना ज्यादा उसकी कीमत ले लो। ये मजाक, इट इज वो क्या कहते हैं यार, सरकाज़्म, यानी मजाक उड़ाया उसने कि ये हो रहा है कि दुनिया की तुम से मदद लेते हो लेकिन अपनी तरफ से तुम पैसा भी बना रहे हो। सुना लास्ट टाइम जो हुआ है उसमें कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। अब इसके अंदर क्या लूट मार होगी मुझे नहीं पता, आई होप ना हो, लेकिन ये है हमारी रूलिंग क्लास का कैरेक्टर। सो दैट इज द ट्रेजेडी, बट लेट्स होप यही है कि पाकिस्तान में भी अक्ल आनी शुरू हो जाए। लोगों में कोई बुराई नहीं है, यहाँ स्टॉकहोम के अंदर बेचारे लड़के 18-18 घंटे काम करते हैं, अपनी फैमिलीज को यहाँ भी फीड पालते हैं, पाकिस्तान भी पैसे भेजते हैं। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पीपल ऑफ पाकिस्तान एज सच। ये तो अगर आपके रूलिंग क्लास, आपकी स्टेट आइडियोलॉजी इतनी रिस्ट्रिक्टिव, इतनी बैकवर्ड, इतनी ओप्रेसिव है, तो उसके रिएक्शन में लोगों का बिहेवियर भी वैसे निकल आएगा ना। दैट्स द प्रॉब्लम। जी सर, हमारा एक और लाइव स्ट्रीम से क्वेश्चन है जो यूजर है उस्थियोव्स्की, अब ये यूजर नेम है, तो इनका ये क्वेश्चन है कि आपने जो वेस्टर्न कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको के राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स भी कहा जाता है, आई डोंट बिलीव इट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के बारे में, लेकिन ठीक है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो ये कहते हैं कि कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स आजकल वेस्ट में ज्यादा है जैसे कि जॉर्डन पीटरसन, उनके बारे में आपकी सोच क्या है? और साथ ही उन्होंने बेन शपीरो को लिखा, तो वो आई डोंट थिंक कि वो इंटेलेक्चुअल है, वो जस्ट एक कमेंटेटर है। बहरहाल मैंने इन दोनों की बुक्स भी पढ़ी हुई है। तो बहरहाल सर आपका एक्सपोजर हुआ, आपको पढ़ने का मौका मिला डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन को या बेन शपीरो वगैरह को? मैंने उसके 1-2 वीडियो देखे थे एंड आई फाउंड दैट दिस डजंट इंटरेस्ट मी। एक और है अपना फियन फर्गुसन, आई थिंक हिस्टोरियन है ये, वो नील फर्गुसन, बिल्कुल वो क्योंकि स्कॉलर है, मैंने उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। ये ही इज वेरी राइट विंग, तो ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी एक है, उसे कहते हैं रियलिज्म, वो उसकी तरफ चलते हैं। लेफ्ट हमेशा जो होता है वो थोड़ा आइडियलिज्म भी लाता है, और सो आई एम अट्रैक्टेड टू नॉट व्हाट इज जस्ट देयर टू सी, बल्कि हाउ यू कैन चेंज इट फॉर द बेटर। तो राइट विंग तो इंटेलेक्चुअल्स बहुत पावरफुल हैं, ये अमेरिका में तो राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स ही होते हैं जो हमेशा हर जगह पाए जाते हैं। बट देन यू हैव ये जो है क्या नाम है उनका, चॉम्स्की इज देयर ऑलवेज, और इस किस्म के और भी कई लोग हैं, आप उनको उनसे इंस्पायर हो। इंडिया के अंदर भी आपको ऐसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स मिल जाएंगे जो ये राइट विंग सोच के खिलाफ हैं, उनकी बातें मैं सुनता हूँ। हाँ जी, राइट विंग के लोगों की बात सुनता हूँ क्योंकि इंडिया इज जस्ट नेक्स्ट डोर, आई हैव टू कीप ट्रैक। बट वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर
तो राइट विंग की पूरी राइज हो रही है, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स तक नहीं रहा, ये तो इलेक्शन के जरिए वो पावर में आते जा रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू, स्वीडन वाज सच अ लिबरल सोसाइटी, एंड इफ यू परमिट मी आई कैन टेल यू कि जब लड़के यहाँ नए नए आए तो स्वीडिश गर्ल्स वर चार्म्ड बाय देम कि ये यार इनकी लुक्स क्या हैं, ये कहाँ से आए हैं, एंड इट वाज सच अ फ्री सोसाइटी। लेकिन बाद में अब वो राइट विंग का जो राइज हुआ है तो नफरतें भी बहुत ज्यादा पैदा हो गई हैं, जिसमें पार्टली हमारा अपना रोल है कि आप सोसाइटी की जो इनोसेंस है वो आप आपके डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय योर क्रूड बिहेवियर। तो इस किस्म की चीजें भी हो रही हैं, इसलिए it's not just the philosophers who worry me, but all the right wing political parties which are coming to power or coming into the center of power, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वो बड़ा वरीसम इशू है। ठीक है, तो असल में जो जो केस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के हवाले से अगर बात करें, तो वो ये केस बनाते हैं कि वो खुद को भी क्लासिकल लिबरल कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी में, ये खासतौर पे अब जो रेस और जेंडर का ऑब्सेशन है ना वेस्ट के अंदर, वो ये है कि चूंकि गॉड को उन्होंने इक्वेशन से निकाल लिया है, तो अब उनका गॉड जो है वो रेस एंड जेंडर की ऑब्सेशन है। तो वो आई बिलीव कि वो इन अ रिएक्शन बात करते हैं, और आप जैसा स्कॉलर जब उनको देखता है तो आप उसको न्यूट्रल होके देख रहे होते हैं, तो जी शायद वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट होते हो। अभी उन्होंने एक रिसेंटली वो जारी किया, उन्होंने कंजर्वेटिव मैनिफेस्टो कार्ल हाँ, मार्क्स ठीक के है, अगेंस्ट, जिस ठीक। तरह उसका है ना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसने कहा है अ कंजर्वेटिव मैनिफेस्टो, क्योंकि वो ये ठीक कह है, रहा है कि हाँ इस तरीके से। तो मेरा मतलब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा नहीं नहीं, सर, बिल्कुल ठीक है। मैं वो उस मैनिफेस्टो को देखूंगा और शायद उस पर फिर वीडियो भी बनाऊंगा। अच्छा आपने बता दिया। आई फाउंड दैट मैन नॉट टू माई लाइकिंग, क्योंकि राइट विंग की तो सोच हमेशा इस तरह ही चलती है ना, तो मैंने फिर उसको ज्यादा नहीं किया। बट आई थिंक आई टेक हिम सीरियसली एंड सी व्हाट आई कैन से अबाउट हिम। ठीक है, सो दैट्स द गुड पॉइंट। आज आपसे जो बात हुई है, नील फर्गसन को अलबत्ता मैं ज्यादा फॉलो करता रहा हूँ, और कई और भी है। तो एक देखें, कंजर्वेटिव सोच जो है, क्या रेस की बात कर रहे हैं और जेंडर की बात वो ज्यादा कर रहे हैं कि ये लेफ्ट की ऑब्सेशन है? जी सर, इसीलिए आपने एक दफा बताया था कि खुद वेस्ट में रहते हुए लोग मुसलमानों के अंदर इंतहाई कंजर्वेटिव सोच को उल्टा प्रमोट करते हैं, और उनके प्रमोट करने की वजह ये होती है कि यार इनकी रेस हमसे डिफरेंट है, मुसलमानों का हमेशा कंजर्वेटिव ही मतलब रहे, खैर है यार इनका कल्चर है, तो वो हाँ टॉलरेंस तो ठीक। है। तो वो इस हिसाब से वो कहते हैं। वो ऐसे मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्हें हर एक का वोट चाहिए होता है, ये मसला है ना। तो मुसलमानों का वोट भी उनको लेना होता है, इसलिए वो दे लेट देम डू द थिंग्स, बजाय कि वो इंटरफियर करें और वोट कोई और पार्टी ले जाए। तो इसे कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो आई एग्री विथ यू। मैंने कई दफा कहा कि यार ये स्वीडिश टीवी पे सारी उम्र मुझे पता नहीं 2 या 3 दफा बुलाया है, लेकिन वो हर एक को कंजर्वेटिव मुसलमानों को बुला लेते हैं, टीवी पे ले आते हैं, यहाँ मोहल्लों में ये वो, और उनकी बातें हमेशा वही होती हैं जो इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कुछ कंप्लेन ही कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कहीं पे यही हो कि इनको यार अलग ही रखो, आ तो ये गए हैं, बट कीप देम अवे। हम सोचते हैं कि नहीं, जो आ गए हैं यहाँ पे उनके बच्चे कम से कम उसी आइसोलेशन का हिस्सा ना हो, वो भी आगे बढ़ के तो एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पे आगे बढ़े। सो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल आजकल चल रहा है, जो फिलहाल तो राइट विंग जीत गया स्वीडन के अंदर। आई हु केम इन 73 कुड नेवर बिलीव के स्वीडन में ये होगा, लेकिन अब तो मुमकिन हो गया। सो द राइट विंग इज ऑन द राइज, नो डाउट। उसमें कई चीजें हैं। एक और बात भी थी कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये ब्रिटिश और अमेरिकन, वो यार एक किताब मैंने बल्कि निकाली भी थी, आई थॉट आई विल शो इट टू यू, विच यू, हाँ यस यस यस, ये है, सस्ती मिल जाती है, डेविल्स गेम, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स हेल्प्ड अनलीश फंडामेंटलिस्ट इस्लाम, ये है टाइटल इस किताब का। रॉबर्ट ड्रेफस। कोल्ड वॉर के दौरान जो
ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि क्योंकि मुसलमान मुल्कों के अंदर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए कोई एक बड़ी मिडिल क्लास नहीं है, और मिडिल क्लास जब ना हो तो डेमोक्रेसी कमजोर होती है। तो अगर यहाँ पे आपने सोवियत कम्युनिज्म और सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को रोकना है, तो जो इस्लामिक फोर्सेस हैं आप उनको मजबूत करें। और इस किताब में ये सारा एविडेंस है, एंड आई एम विटनेस टू इट, कि जमात इस्लामी को पाकिस्तान में मजबूत किया। उसकी किताबें ले लेते थे, खरीद लेते थे, बाद में समुद्र में फेंक देते थे, बट दिस वे दे पेड द जमात इस्लामी गेट एन इनकम विच वाज अमेरिकन इनकम। और ब्रिटिश पॉलिसी तो कब से ये शुरू हुई है, 1929 में किंग अमानुल्लाह ऑफ अफगानिस्तान ने ये सारा पर्दा शर्दा खत्म करके तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ओपन स्पेस क्रिएट की थी, रेलवेज वो लाने चाहते थे, इंडस्ट्री लाना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने एक बैंडेड था, क्या नाम था यार, बच्चा सक्का, और एक मौलवी था पीर, मुल्ला शोर बाजार, इनके जरिए बगावत करा दी, एंड किंग अमानुल्लाह हैड टू रन अवे। तो पाकिस्तान की क्रिएशन, माफ करना इफ आई वांट टू से, बनाई इसलिए गया था कि इसको इस्तेमाल करेंगे सोवियत कम्युनिज्म के खिलाफ, और इन्होंने किया अफगान जिहाद के दौरान, जिसमें पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है। माल तो इनको बहुत मिल गया है, ये जनरलों को और बड़े लोगों को, बट एक्सट्रीमिज्म जो है वो कल्चर बन गई है हमारे सोसाइटी का। When I was going to school and college, the girls were साइकिल पे जाती थी कॉलेज, ये बसेस में, ये इस किस्म का जो पर्दा अरबिक टाइप है वो पहले नहीं था, अब आपको हर जगह नजर आता है। तो ये कंजर्वेटिव वेव आई है ना, और उसका मैं अफगान जिहाद के साथ और जनरल जिया के दौर के साथ कनेक्शन, इरानियन रेवोल्यूशन का भी एक दौर आया, इन सारों का इन्फ्लुएंस ये हुआ है कि हमारी सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटीज और औरतों को ज्यादा, जो बेचारी जरा आगे आजाद हो रही थी, उनको कल्चर के नाम पे और पता नहीं किसके नाम पे ना दबा के रख दिया गया, और उसके असर आपके सामने नजर आते हैं। अच्छा सर, आपने अभी यानी कि जब स्टार्ट में हमारी गुफ्तगू हुई थी, जब आप उन थॉट्स का बता रहे थे कि इन थॉट्स ने आपको ऑक्यूपाई किए रखा, और फिर आपने कुछ ऑथर्स का बताया, उसमें आपने गुलाम अहमद परवेज साहब के भी बताया कि इस्लामिक थ्योरी ऑफ फंडामेंटलिस्ट। तो जो एक क्वेश्चन है वो शायद इसी से लिंक है कि अगर मुसलमान इस थॉट की तरफ चल पड़े, जिस तरह के गुलाम अहमद परवेज साहब ने कहा कि कुरान को अगर आप ले लें तो हदीसें तो कई कई 100 साल बाद और इतने ईयर्स बाद लिखी गई, तो अगर हम ये ले लें तो इस्लामिक दुनिया बहुत चेंज हो जाएगी विदाउट लूजिंग देयर फेथ। तो इस आइडिया के साथ आपकी कोई सिंपैथी है, या आप क्या समझते हैं कि क्या है? नहीं, एज कंपेयर टू फंडामेंटलिज्म तो गुलाम अहमद परवेज इज फार बेटर, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और हम देखते हैं सऊदी अरेबिया में तो ये प्रोसेस शुरू भी हो गया, उन्होंने कहा ये हदीस लिटरेचर तो अनरिलायबल है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको, टर्की में ये पहले ही हो चुका है बाय द वे, हालांकि एर्दोगान इज एन इस्लामिस्ट, लेकिन वहां पे लोगों ने कहा यार ये जो है ना हदीसें, ये आज के दौर में फिट नहीं होती, तो उन्होंने सिलेक्शन शुरू कर दी हुई है। तो आपका ये प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, और ये अच्छी बात है, लेकिन इससे आगे भी बढ़ने के लिए मुमकिन होना चाहिए कि ये सारा कुछ आप करें इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, लेकिन स्टेट को आप ज्यादा से ज्यादा सेकुलर, इंक्लूसिव बनाएं, ताकि जो भी मजहब लोगों का है उनकी, दे ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वल अंडर द लॉ, एंड दे शुड हैव द सेम राइट्स। तो ये तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एन इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम स्टेट और व्हाटएवर गुलाम अहमद परवेज स्टेट, जो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी तरीके से वापस ले आती है। बट एज कंपेयर टू फंडामेंटलिज्म दैट इज अ मच बेटर चॉइस। ठीक है, ऐसे दैट्स हाउ आई लुक एट इट। मेरा एक अपना पसंद है, एक है पॉसिबिलिटी विद इन इस्लाम, मैंने वो बता दिया आपको। सर हमारे शो पे हमारे जो बुक क्लब है उसमें डॉक्टर परवेज हुद भाई भी आए थे, तो उन्होंने भी बर्ट्रैंड रसल की बुक्स को बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस कराया कि ये है। तो सर करंटली आपके अलावा और परवेज हुद भाई साहब के अलावा, जो कि उन्होंने अब आजकल बुक्स नहीं लिखते,
तो सर आप इस तरह का कोई फिलोसफर आजकल के दौर में देख रहे हैं कि जिसको मतलब किया जाए? अभी आपने नील फर्गुसन को बताया, खैर वो फिलोसफर तो नहीं है, उसका एक गुड फेलोज के नाम से उसके आते रहते हैं यूट्यूब पे। तो आप किसको कहते हैं कि ये एक आजकल बर्ट्रैंड रसल के कैलिबर का या उससे मिलता-जुलता एक बंदा है कि अगर इसकी हम थॉट सुने तो? बर्ट्रैंड रसल के की कैपेबिलिटी का बंदा तो कोई भी नहीं है, मुझे नहीं नजर आता। लेकिन आई थिंक नोम चॉम्स्की इज द बेस्ट मैन एट द मोमेंट। उनमें कभी कभी एक टेंडेंसी है कि फंडामेंटल इस्लाम को समझना चाहिए, ये है वो है, दैट पार्ट आई डोंट लाइक, बट अदरवाइज आई थिंक ही इज अ वेरी एनलाइटेंड मैन। वो उन्होंने खुद बताया कि ही वाज बोर्न इनटू अ ज्यूइश फैमिली। शुरू में वो जायनिस्ट थे, लेकिन वो जायनिज्म ऐसा था कि अरब और ज्यूज मिलके एक मुल्क बनाएंगे। लेकिन जब से वो जायनिज्म ने फलस्तीनियों को मिसट्रीट करना शुरू कर दिया, ही इज एंटी जायनिस्ट। तो इस किस्म की बैकग्राउंड के लोग जो है ना, वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। थोड़ा सा उनका एक एटीट्यूड है कि नहीं यार, वेस्टर्न वर्ल्ड की एक और पोजीशन है, डेवलपिंग वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड में ये ऐसे रिएक्शन होता है, ये होता है। आई थिंक वो दैट ही लीव्स टू अस टू करेक्ट ना। और अच्छी बात भी है, वो अपनी सोसाइटी की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड की करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। हमें अपने आप को खुद करेक्ट करना होगा, कोई हमारे लिए तो नहीं ना करेगा। सो चॉम्स्की आई थिंक इज द बेस्ट मैन टू फॉलो एट द मोमेंट। एक्सीलेंट। सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। ये हाँ, अब क्योंकि एक क्वेश्चन आया। एक जी बजे सर। एक बजे मुझे खाने पे जाना है अपने दोस्तों के, तो 20 मिनट है, इसमें जो जादू आपने करना है ना कर लो। जी सर। सर जादू तो सर आपने किया है, इतना हमें एजुकेट किया है। तो सर क्वेश्चन ये है, अरीज की तरफ से है, ये हमारे बुक क्लब की मेंबर है, कि पाकिस्तान इज ब्लेमिंग डेवलप्ड कंट्रीज एंड वेल्थियर नेशंस फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड्स इन आवर कंट्री। दे आर डिमांडिंग IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू कैंसिल Pakistan's debts. How true do you think this is, and what do you say, or what do you have your say on this issue? यानी कि पाकिस्तान का कोई केस है कि हम अमेरिका को इल्जाम दें और सबको इल्जाम दें और उनसे कुछ पैसे ले लें कि भाई तुम्हारा कसूर है ग्लोबल वार्मिंग में? एक्चुअली ये बिल्कुल मुनासिब डिमांड होगी कि अगर आपने क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, तो जो आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डिवाइस की हैं इसके लिए, वो आप चीपली या फ्रीली शेयर करें डेवलपिंग मुल्कों के लिए। तो इस हद तक तो ये जो है ना पाकिस्तान की पोजीशन, वही इंडिया की पोजीशन है, वही चाइना की पोजीशन है, वो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड की पोजीशन है। क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बेसिकली तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है ना। सो ये उनका दे मस्ट हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज एक्वायर दैट टेक्नोलॉजी नीडेड नाउ टू मूव आउट ऑफ इट। इस हद तक सही है, लेकिन पाकिस्तान का दुनिया रिकॉर्ड नहीं जानती कि ये क्या क्या करते रहे हैं। कि इनको कई दफा समझाया है कि तुम अपना जो इंडिया को ट्रेड बंद किया हुआ है वो खत्म करो, तुम WTO के मेंबर हो, विच रिक्वायर्स यू टू हैव मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस गिवन टू योर नेबर्स। इन्होंने नहीं दिया हुआ। अभी भी जब ये सारा कुछ हो रहा था तो नो ट्रेड विद इंडिया किताबें तक बंद हैं, हालांकि मेडिसिन फिर भी कुछ और ये ले रहे हैं वहां से। तो ये इस किस्म की चीजें तो IMF को नहीं पता। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करना, टेरर फाइनेंसिंग की जो एलिगेशन है वो गलत तो नहीं है। ये तो आप नहीं ना कह सकते कि IMF हर जगह जो है आपकी कोताहियों को भी आके फाइनेंस करे। दैट इज एब्सर्ड। आप अपने आप को करेक्ट करें और दुनिया से डिमांड करें, जो एडवांस वर्ल्ड है, कि वो शेयर करें इस टेक्नोलॉजी को। और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये तो कोई ओरिजिनल आइडिया भी नहीं है। ये आइडिया तो खासतौर पे इंडिया ने बहुत जोर से इसका जिक्र किया है और चाइना ने भी किया है, और मुनासिब बात है ये, मैं समझता हूँ। अच्छा सर, अब ये एक क्वेश्चन है। अभी आपने चूंकि बताया कि जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपको मार्क्सिज्म ने बहुत कैप्चर किया, और ये मैंने अमूमन देखा है कि इंटेलेक्चुअल्स को मार्क्सिज्म समहाउ उनको कैप्चर कर जाता है। तो उसमें आपने जब मार्क्सिस्ट का नाम लिया, आपने लेनिन का भी नाम लिया, स्टालिन का भी नाम लिया।
अच्छा, लेनिन तो चलो मार्क्सिज्म की टॉप डाउन अप्रोच पे बिलीव करता है कि यार ये जो मजदूर तबका है ना, इसने कहाँ से उठना है, ऊपर से ही सब कुछ होगा। तो उसने भी जी जी। कुछ मॉन्स्टरस एक्टिविटीज की। लेकिन स्टालिन का जहां तक ताल्लुक है, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि स्टालिन तो अगर इवल इस दुनिया में अगर एक एक बंदे की शक्ल में आएगा ना, तो मैं ये समझता हूँ कि स्टालिन वुड बी दैट पर्सन। उसने मिलियंस को मारा, और उसका जो पैरानोया था, अपने लोगों का परचेस करता था वो। तो और इतना इनकॉम्पिटेंट था कि अपने लोगों तो मिलियंस मरवा लिए, और उसको उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस बताती रही कि नाजीज ये आने वाले हैं। तो वो इनकॉम्पिटेंस की वजह से उसने अपनी रेड आर्मी भी बहुत सारी मरवाई। तो सर काइंडली मतलब मुझे करेक्ट कीजिए कि क्या मेरी असेसमेंट, लेनिन का तो चलो ठीक है सुन लेंगे, उसका भी बड़ा मॉन्स्टर उसको कहा जाता है, लेकिन स्टालिन, तो स्टालिन को एज ए पर्सन तो स्टडी किया जाए, क्या स्टालिन हमें कुछ सिखा भी सकता है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है, और दिस यू पुट मी ऑन द डिफेंसिव, क्योंकि मुझे कुछ कहना पड़ेगा। नहीं, बात ये है कि यू आर राइट, लेनिन की जो रेवोल्यूशन है ना, वो ही मार्क्सिज्म का जो असूल है कि सोसाइटी पहले डेवलप करती है फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी, एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स टू द हायर स्टेज। उसको उसने शॉर्टकट करने की कोशिश की, और उस शॉर्टकट को करने में फिर जो ऑपरेशन करनी पड़ी उन्हें उस स्टेट को बनाने के लिए, वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन वेयर डू वी प्ले, उसमें जुल्म भी हुआ है डेफिनेटली। लेकिन ये भी याद रखें कि जब उन्होंने रेवोल्यूशन की थी, तो लेनिन ने फिनलैंड को और बाल्टिक नेशंस को फ्री भी कर दिया था। सो इनिशियली इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर लेनिन को गोली मारी गई। ये जो थे राइट विंग थे रशियंस, उन्होंने, और फ्रांस, अमेरिका, इन सारों ने फोर्सेस सोवियत टेरिटरी पे डाल दी थी कि इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। और व्हाइट रशियन वर्सेस रेड रशियन एक सिविल वॉर भी हुई, जिसमें उस सोवियत स्टेट को मौका ही नहीं मिल सका कि वो नॉर्मली डेवलप कर सके। उनको शुरू से कॉर्नर किया गया। एंड स्टालिन ऑफ कोर्स अपने कॉमरेड्स मार दिए, गलत फैसले किए, बट आई वुड स्टिल से कि 1940 1939 में अप्रैल में स्टालिन ऑफर्ड टू फ्रांस एंड ब्रिटेन के, लेट्स हैव एन अलायंस एंड आई विल सेंड 1 million soldiers to fight against the Nazis. This is April 1939. But they refused. So अब जब ये रिफ्यूज हो गया, तो स्टालिन ने फिर अपने पे हमला रोकने के लिए हिटलर के साथ ये मुआहदा किया, जिसे कहा जाता है अपना मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। और 2 साल उनको मिल गए उसके दौरान अपनी प्रेपरेशन करने के। लेकिन हो सकता है स्टालिन ने कहा, सोचा हो कि हम पे लेनिन ये जर्मनी अटैक नहीं करेगा। आई एम नॉट श्योर कि ये दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन जब उसने अटैक किया तो अभी सोवियत फोर्सेस इतनी वेल ट्रेन नहीं थी, इतनी तैयारी नहीं थी कि वो उसको एकदम फेस कर सकती। तो उसके नाज़ियों के हमले में बहुत ज्यादा लोग मारे गए। आउट ऑफ इट देन आई थिंक स्टालिन डेवलप्ड दिस पैरानोया जिसका हम जिक्र करते हैं। सो स्टालिन वाज in a way a victim also of the circumstances which produced him. But I am not defending Stalin at all. I am just saying कि मैंने इनको पढ़ा है। ये मैंने नहीं कहा कि मैंने इन सब से सीखा भी है। सीखने के एतबार से तो मार्क्स से सीखा, और उसका भी सीखा हुआ एक साइड पे मैंने रख दिया है कि सारी चीजें इकोनॉमिकली डिटरमिन नहीं होती, आइडियाज का बहुत बड़ा फोर्स होता है। तो मैंने तो सिर्फ बताया था कि दीज पीपल आई हैव रेड इन ग्रेट। एक जमाने में तो मैं कमिटेड कम्युनिस्ट था ना, आई एम नॉट दैट एनी मोर। आई एम वो क्या कहना चाहिए, सोशल डेमोक्रेट, जो स्वीडन का सिस्टम। तो ठीक है, आई एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ बोथ लेनिन एंड स्टालिन। लेकिन ये भी देखें, उन्होंने विदाउट एनी फॉरेन हेल्प फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल एड सब लोगों को दी थी। तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी ना। सिर्फ वो जमहूरियत नहीं दे सके, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं दे सके, एंड दैट इज व्हाई दैट सिस्टम फेल्ड। आई थिंक आई हैव टू, अब ये खत्म है तो बिल्कुल सर, कोई कंक्लूडिंग आपके मार्क्स हो तो दे दें, फिर ये हम सेशन एंड कर रहे हैं सर। हाँ,
सेशन हम अब एंड कर दें, क्योंकि 10 मिनट के बाद हर वीकेंड पे मैं मिलता हूँ, मेरे दोस्त हैं हम 3-4, एंड वी हैव आवर लंच। वहां पे हम सिर्फ पंजाबी बोलते हैं, नो अदर लैंग्वेज, बिकॉज विदाउट पंजाबी आई कांट लिव। समझ गए ना? तो सो अब आई एम गोइंग टू गो फॉर माई लंच विद देम, एंड थैंक यू वेरी मच। आई हैव एंजॉयड टॉकिंग टू यू एंड योर स्टूडेंट्स। पहले भी बहुत मजा आया था, इस दफा भी बहुत मजा आया है, और आई होप वी मीट अगेन। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट जी। ओके सर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर।